अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का होमवर्क में दिया था ये सवाल आपको, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? बस अटेम्प्ट ही करना था। वैसे सवाल बहुत आसान है, आपस की बात है कि इतना आसान सवाल था कि इसके बाद हमारे पास टाइम बच गया, हमने और भी बातें डिस्कस की हैं। ठीक है, सारा सवाल करने के बाद भी। अच्छा सुने, बात सुने, टर्म टेस्ट कैसा हुआ भाई? एमसीक्यूज मुश्किल थे? अच्छा सुने, कैश फ्लो का सवाल 23 नंबर का देखकर, उसका हुजम देखकर परेशान होने वालों, उसमें कुछ नहीं था। हाँ, और अगली बात, इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल भी कोई इतना खास सवाल नहीं था। फिर ईपीएस का सवाल भी ठीक था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अगर मुश्किल था तो आईएस 8 वाला सवाल था। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, या तो हफ्ते वाले दिन सारा डिस्कस होगा, या टाइम मिलता गया तो उस सवाल से डिस्कशन हम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलें। पास कितने बच्चे हो जाए? अटेम्प्ट कितने बच्चों ने किया कल टर्म टेस्ट? ये जिन्होंने नहीं दिया, ये क्यों बैठे हैं क्लास में? आज खड़े हो ना जरा। क्यों नहीं दिया टर्म टेस्ट? हैं? क्लास लेने आए थे? क्यों नहीं आए थे? साथ वाले, तुमने क्यों नहीं दिया टेस्ट? तुमने क्यों नहीं दिया टेस्ट? तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? हैं? बात नहीं सुनी, आंखें खोल के सो रहे थे जी। किस किसने टर्म टेस्ट दिया है? ओके, जिन्होंने नहीं दिया ये अब अगली बार देंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी भी नियत नहीं की पढ़ने की। मैं ये बता रहा हूं कि अभी भी जो सीरियस नहीं हुआ वो पता नहीं फिर अपने आप को पता नहीं कौन से वो किन बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहा है, वो जो अभी तक नहीं पढ़ना शुरू कर रहा। 4 टॉपिक्स कर दिए थे मैंने, सिर्फ 4, मतलब 4 टॉपिक्स का भी टर्म टेस्ट। और ये कुछ बच्चे कहते हैं रिवीजन नहीं हुई, मतलब अकाउंटिंग में कौन सी रिवीजन चाहिए होती है? चल रहा है काम तो साथ साथ। ठीक है, बहरहाल अफसोस हुआ, कोई नहीं, आप क्या सजा देने का, आप सजा आई के खुद दे लेगा। अब वो दिन गुजर गए कि मैं कहूँ खड़े हो जाओ, 1.5 घंटा खड़े रहो, क्या फायदा? अगर आज खड़ा रखूंगा तो अगला टेस्ट कौन सा जो आपने दे लेना है? ठीक है ना, मतलब आप वो सजा जो है आपको अब आई के खुद देगा। आप लोग खुद देख लें, आखिरी महीना है, अभी भी होश कर लें। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब। ये सवाल पिछली से पिछली अटेम्प्ट का है। इससे पहले चौंकदार वाला सवाल करवा के कहता था बच्चों को, जैसे आपको कहा कि ट्रायल वाला सवाल कर लो कर लो कर लो, ट्रायल वाला सवाल आ सकता है, फिर आ गया था दोबारा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 नवंबर 21 पर। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग यूजिंग डेफरल। ये डेफरल क्या होता है? ये वही होता है जो हम कर रहे हैं, और जो दूसरा होता है आईकेएफ ने इस बार कह दिया है कि वो नहीं करना। लास्ट टाइम तक वो मैं करवाता था बच्चों को, बल्कि मैंने इसी सवाल को, जो ये आया हुआ है ना सवाल, लास्ट टाइम इस सवाल को थोड़ा बदला था, इसमें एंडाउमेंट फंड की एडजस्टमेंट डाली थी और इसी को दोनों मेथड से करवा दिया था बच्चों को। ठीक है, लेकिन इस दफा हम इसको इसी मेथड से ही करेंगे। तो 31 दिसंबर 21 पे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो सबसे पहला काम आपको पता है, एज यूजुअल हम फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है जी, ओके। तो फॉर्मेट में इनकम्स, एक्सपेंसेस और फंड्स में ओपनिंग जनरल फंड, सरप्लस, क्लोजिंग जनरल फंड, थोड़ी सी जगह छोड़ी, कोई स्पेसिफिक फंड ना आ जाए। सवाल पढ़ के ही करते हैं, आप 2 लाइनें छोड़ दिया करें। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज हैं, मैंने लाइबिलिटी की हेडिंग दी थी लेकिन जगह तंग पड़ गई तो लाइबिलिटी उड़ाकर फिर नॉन करंट लाइबिलिटी लिख दिया। करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में नॉन करंट और करंट। ठीक है, सवाल के अंदर, सवाल पढ़ने के बाद ही पता चलता है, उन्होंने लिखा हुआ था कि कुछ हम जनरल फंड से ट्रांसफर करते हैं रिसर्च फंड में, तो इसलिए मैंने मतलब सरप्लस जो आता है, मैंने यहाँ पर एक लाइन उसके लिए भी आज खाली छोड़ी हुई है फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेट हमने बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद अब सवाल को देखते हैं। देखो जी, वैसे तो हमने डिसाइड ये कर रखा है कि ये सवाल करने के लिए जिन जिन वाला रूल लगाते हैं ना, जिन जिन का ओपनिंग क्लोजिंग हो उनके लेजर्स बनाते हैं। लेकिन हमने ये नोट किया कि सारे सवालों में ओपनिंग क्लोजिंग सारे गिवन नहीं भी होते। कुछ सवालों में कुछ होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट से निकलते हैं, कुछ सवालों में कुछ भी नहीं होते तो और एडजस्टमेंट से निकल आते हैं, जैसे हमारा सी व्यू वाला सवाल था। ठीक है, लेकिन ट्रायल वाले सवालों की तरतीब हमेशा डिफरेंट होती है। अब चूंकि मैं इंट्रो आपको पढ़ा नहीं रहा, फाइनल अकाउंट इंट्रो के अंदर 12 दिन 14 दिन लोग लगाते होते हैं। ठीक है, 10-12 दिन पढ़ के आते हैं, तो फाइनल अकाउंट में 10-12 सवाल जब करते हैं ट्रायल के, तो उसमें तरतीब क्या होती है? ट्रायल पढ़ा, एडजस्टमेंट्स पढ़ी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना ली फाइनल अकाउंट में। उसके बाद तरतीब डिफरेंट होती है। मेरी तरतीब तो हमेशा से यही रही है, जैसे मैंने आपको पिछला सवाल भी करवाया था। ट्रायल पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ी, फॉर्मेट बना लिया, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद ट्रायल को नहीं छेड़ना, एडजस्टमेंट्स को पकड़ लेना है। एडजस्टमेंट्स में से जो चीजें ट्रायल से हिट होती हैं उनको ले लेते हैं, और बाकी एंड पे जब सारी एडजस्टमेंट पूरी हो जाए तो बचा खुचा ट्रायल भी सारा फेंक देते हैं। ऐसे ही चौंकदार इंटरनेशनल वाला सवाल हमने किया था, ऐसे ही आज इंशाल्लाह ये सवाल करेंगे। तो ट्रायल वाले भी 2 सवाल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और ट्रायल से बिल्कुल सवाल दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, चले अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल में कहता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग का, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए यानी हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, और साथ ही इधर, साथ ही तो नहीं था असल में, एक चीज़ छुपी हुई थी थोड़ी सी, वो रिस्ट्रिक्टेड फंड। ये रिस्ट्रिक्टेड फंड का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था, मैंने आपको कहा था कि जनरल फंड जहां मर्जी इस्तेमाल करो। किसी ने कहा ये सिर्फ आंखों के मरीजों के इलाज के लिए है, तो हमने कहा था ये तो रिस्ट्रिक्टेड फंड है।
ठीक है। किसी ने कहा ये बिल्डिंग के लिए पैसे इस्तेमाल करना, हमने कहा था ये तो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ये रिस्ट्रिक्शन होती है एक्सटर्नल, ठीक है। हम इंटरनल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे। चलो ये बात पहले पढ़ लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये बात हम पहले पढ़ लेते हैं, और बाकी सारी फाइलें बंद हो चुकी हैं, अल्लाह की मर्जी। हमने फैसला किया कि हम थोड़ा सा इस जगह इधर बच्चे बैग इधर कर दें, ठीक है। ज़्यादा दूर बैठा उधर सवाल दूर चला जाएगा, फिर उससे है अपनी जगह भी बन गई, भाई को भी। अच्छा, हमने ये फैसला किया कि हम कुछ स्टूडेंट्स को उनके तालीमी खराजात उठाएंगे, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हमने अपने पास ऐसे, उनको हमने इंटीमेट कर दिया कि आपकी तालीम का खर्चा हमारे ज़िम्मे, हमारी एनपीओ के ज़िम्मे, ठीक है। अब ये एक ऐसा काम है जिसका हमने ज़िम्मा उठा लिया, तो अब हम ये चाहेंगे कि इसको हम पूरा भी करें, ठीक है। अब जनरल फंड के अंदर जो पैसे पड़े हैं उनसे तो हमने सारे एनपीओ के खर्चे करने हैं। हमारे एनपीओ के खर्चे होते हैं जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन खर्चे होते हैं, एनपीओ के भी वैसे ही खर्चे होते हैं, बस उसका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, ठीक है ना। तो मुलाजिम हैं, उनको सैलरीज भी दे रहे हैं, बिजली है तो उसका बिल भी दे रहे हैं, ठीक है। कोई जो है वो यूटिलिटी के दूसरे बिल्स हैं, तो खर्चे तो वैसे ही चल रहे हैं। अब जनरल फंड से तो हमने खर्चे करते रहना होता है, तो हमें ये डर पड़ा कि ये ना हो कि जनरल फंड से हम खर्चे ज़्यादा कर दें और पैसे कम पड़ जाएं, और जिनको हमने कह दिया है कि आपकी तालीम का खर्चा हमारे ज़िम्मे है, तो वो जब खर्चा करने की बारी आए तो पैसे ही ना हो। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर अपने ही सोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से, जनरल फंड में जो पैसे पड़े हैं उनमें से कुछ पैसे निकाल के अलग रख लेते हैं। मैंने कहा था बड़ा टोकरा है जनरल फंड, कोई स्पेसिफिक आंखों के इलाज के लिए देकर गया, स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए तो हमने नई टोकरी खरीदी थी, पैसे उसमें रखे थे। फिर कोई बिल्डिंग के लिए देकर गया, हमने नई टोकरी खरीदी थी, वहां पे रखे थे। और ये भी हमने कोई पैसे देकर नहीं गया, अपने बड़े टोकरे से पैसे निकाल के अलग करने हैं, तो इसके लिए भी नई टोकरी लेकर आते हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, जनरल फंड से पैसे निकालने हैं, किसी स्पेसिफिक फंड में रखने हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट फंड हमने बना लिया, स्टूडेंट फी फंड, ठीक है। अब उसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, जनरल फंड में कैश कहां से आ गया, कैश तो कोई दे के नहीं गया, हमारे जनरल फंड में जो पैसे पड़े हैं वो निकालने हैं। जनरल फंड की नेचर क्रेडिट है, उसको करेंगे डेबिट, और स्पेसिफिक फंड को कर देंगे क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल के जनरल रिजर्व में फेंकते थे, भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, क्रिएटिंग स्पेसिफिक फंड्स फ्रॉम ओन सोर्सेज में जनरल फंड डेबिट करके एजुकेशन फंड लेट से हमने क्रेडिट कर दिया। अब जब खर्चा होगा तो खर्चे में इस फंड को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे, यानी ये भी एक्सपेंस नजर नहीं आएगा, जस्ट लाइक दिस वन, आई पेशेंट फंड। लेकिन यहां पे फर्क यह है, यहां पे कैश आया था और फंड बना था, यहां पे कैश नहीं आया, अपने जनरल फंड को कम करके एक स्पेसिफिक फंड बना लिया है, ठीक है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सफे की इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सफा नंबर 807 के ऊपर नहीं, इससे आगे सफा नंबर 808 पर ये स्टार लगाया था, स्पेसिफिक फंड्स फ्रॉम ओन सोर्सेज। इसकी एंट्री है अक्यूमुलेटेड फंड, यानी जनरल फंड डेबिट और स्पेशल फंड क्रेडिट। और जब खर्चा करोगे तो स्पेशल फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। बिल्कुल एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वो आई पेशेंट फंड बनाया था, स्पेसिफिक फंड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस। लेकिन फर्क सिर्फ ये है, वो पैसे कोई देकर गया था तो कैश डेबिट फंड क्रेडिट हुआ था स्पेसिफिक। यहां पर पैसे कोई नहीं देगा, हमारे अपने जो पैसे पड़े थे रिजर्व्स में जनरल फंड में, वो निकाल के हमने स्पेसिफिक फंड बनाया, ठीक है। तो ये एक नई चीज हमने पढ़ी, और सही है। अच्छा, अब ये इस सवाल के अंदर भी थोड़ा सा अप्लाई होना था, थोड़ा सा अप्लाई ऐसे होना था कि हमने इसमें एडजस्टमेंट, अभी आगे आप पढ़ोगे तो उन्होंने एक रिसर्च फंड रखा हुआ है, वो कोरोना की वैक्सीन या वैक्सीन वो बनाते हैं उस पर रिसर्च चला रहे हैं, साइंसदानों को बिठाया हुआ है। तो उस रिसर्च के लिए कुछ पैसे हर साल अलग करते हैं, जितना सरप्लस आता है ना उसकी कुछ परसेंटेज हर साल रिसर्च फंड में फेंक देते हैं। तो वो अपने सोर्सेज से ही बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने वहां पे लाइन छोड़ दी, आज जनरल फंड में से क्रेडिट करके स्पेशल फंड में डेबिट करेंगे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं जी, अच्छे भले पढ़ रहे थे हम ये बात। चलें जी, शुरू करें जी। तो ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड कहां पड़े हैं, ये पड़े हैं जी, रिस्ट्रिक्टेड फंड एज ऑन 1 जनवरी 2021। इसमें एक चीज नहीं है, जालिमों ने 2 चीजें रख दी थी आज, एक है 120 रुपया और दूसरा है 60 रुपया। अब इनके बारे में क्या कहता है, वो कहता है कि ये लाइन इधर ना लगाओ, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, कितना है जी, 120 रुपए हॉस्पिटल फंड है, स्पेसिफिक फंड है लेकिन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट है। और बाकी 60 क्या है, रिसर्च फंड। और उसमें उन्होंने लिखा भी, उन्होंने एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मिलकर ये फैसला किया हुआ है कि MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ईच ईयर टू रिसर्च फंड। जो सरप्लस आता है वो जनरल फंड में जाता है ना, उन्होंने एक परसेंटेज बना दी कि जितना सरप्लस आएगा, मतलब हमारी इनकम से ज्यादा है एक्सपेंसेस से किसी पीरियड में, तो वो हमारा सरप्लस है, उस सरप्लस का 20% फंड में डालते रहो ताकि ये भी चलता रहे, ठीक है। और इसको हमने बंद नहीं होने देना, रिसर्च चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये उन्होंने ब्रेकअप दे दिया। अब कल वाले सवाल की स्टेज पर यह सवाल आ गया, दिखाता हूं मैं, चौंकतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल किधर गया, ये देखो, बर्न वार्ड CWIP, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड,
लेकिन कल वाले सवाल में इससे आगे कोई बात नहीं थी, तो मैंने कहा था बस ठीक है, ट्रायल में तो क्लोजिंग बैलेंसेस ही होते हैं ना, ये बिल्डिंग बोर्ड की बन चुकी है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये नॉन करंट एसेट्स में आप शो कर दो, और ये डोनेशन, ये स्पेसिफिक फंड है, ये फंड्स में आप शो कर दो। अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बताया था कि कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो इसलिए वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये लायबिलिटी भी अभी तक, फंड भी अभी तक नजर आता रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई थी। अब ये स्टेज समझ आ रही है? ये स्टेज पर ये सवाल यहां पे लाकर खड़ा कर देता है हमें, किधर गया ये CWIP बिल्डिंग डोनेशन, रिस्ट्रिक्टेड फंड डोनेशन, ठीक है, बिल्डिंग फंड भी इसमें पड़ा हुआ है 120। जरूरी है कि बराबर हो? कल भी नहीं था, आज भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि बिल्डिंग बननी है 400-500 रुपए में और फंड आया, डोनेशन जो आए हैं वो 300-400 आए हैं, तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही तो होता था, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में भी होता था, हमारा 500 का एसेट है तो 300 रुपए गवर्नमेंट ने दे दी, 200 हम खुद से लगा लेते थे। तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां तक तो बात कल वाले सवाल की तरह से थी। अगर कोई और एडजस्टमेंट ना दी होती तो हम इसको CWIP में लिखते और इसको फंड्स में लिख देते, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ? आज कुछ कंट्रीब्यूशन और रिसीव हुआ, कुछ मटेरियल भी रिसीव हुआ और कंप्लीट हो गई बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग डेबिट करके CWIP क्रेडिट करना है हमने, और फिर इसको डेफिसिट करना है और फंड को भी अमोर्टाइज करना है। लेकिन इससे यह जरूर पता लग गया कि ट्रायल में माना क्लोजिंग होते हैं, लेकिन CWIP को बिल्डिंग में ट्रांसफर नहीं किया इन्होंने। अगर कर दिया होता तो ये यहां पे नजर तो ना आता, ठीक है। तो दो तरह से हो सकता। पहली बात, एडिशनल फॉर्मेशन होती ही एडजस्टमेंट्स है, ठीक है ना। अब वो खुद कह देगा कोई ऐसी बात कि जी ये होना था, नहीं हुआ, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, या कभी कभी ट्रायल के मुंह से भी पता लग जाएगा कि जो होना था वो नहीं हुआ। जैसे मैं भी पढ़ाता हूं, सवाल तो सारा पढ़ना है, लेकिन आप चूंकि करके आए ना सवाल थोड़ा, तो इसलिए मैं ये बातें भी कर सकता हूं, रीड तो किया ही हुआ है सबने, तो सवाल तो पूरा करना ही है। ये सिचुएशन के CWIP में पड़ा है, ये अभी भी पड़ा है, कैसे पता लग रहा है? ट्रायल में आ रहा है। हालांकि वो एडिशनल फॉर्मेशन में कह रहा है कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट जो होनी थी ये नहीं हुई। हो गई होती तो CWIP तो ना पड़ा होता। अभी हम करेंगे ना तो CWIP खत्म हो जाएगा और बिल्डिंग आ जाएगी। ओके, चलें, बाहर बातें कहां से कहां निकल गई। ट्रायल में ज्यादातर क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े होते हैं, कुछ एक ओपनिंग होते हैं। CWIP, कैश एट बैंक, और आज क्लोजिंग इन्वेंट्री है दोस्तों। अगर आज क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल में नजर आएगी, अगर बेचने वाली चीज है। और अगर इस्तेमाल करने वाली चीज है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो कंज्यूम्ड की फिगर आएगी। ये देखते ही पता लग गया मुझे आगे जाए या ना जाए, ठीक है। कल वाले ट्रायल में क्या था? कल किया ना सवाल ये वाला, परसों, ओके, कल ही हो गया ना, गुजर गई जो। यहां पर परचेजेज नजर आ रही थी और ये ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा था, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अदर इंफॉर्मेशन में दिया गया था। तो इन्वेंट्री ओपनिंग थी और परचेजेज थी। अब जो चीजें बिकने वाली थी, जैसे कैफेटेरिया, वहां कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाली थी, और जो इस्तेमाल वाली थी वो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड, वो हमने निकाली थी, ठीक है। ये बात समझ आती है? अब आज वाले सवाल के अंदर ये तो ट्रायल का समझना असल में अब इंट्रो का काम है ना, सीखना। फाइनल अकाउंट में सीख के आना था, मुझे ऐसे ही जोर लगाना पड़ता है। यहां पे भी फाइनल अकाउंट डालना चाहिए, तो उसको 2-4 सवाल वो भी करता बंदा, जरा अच्छा लगता है, बंदा ट्रायल भी आता हो, ठीक है। यहां पे देखो जी, आज ट्रायल में क्या गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो पक्की बात है बिकने वाली चीज की इन्वेंट्री है, स्टॉक बिकने वाली चीज का है तो कॉस्ट ऑफ सेल पड़ा होगा ट्रायल में। और अगर ये इस्तेमाल करने वाली चीज है, जैसे स्टेशनरी होती है, जैसे मेडिसिन है, जैसे ऑफिस सप्लाईज है, जैसे हॉस्पिटल सप्लाईज है, अगर ये इस्तेमाल होने वाली चीज है तो फिर वो कंज्यूम की फिगर देगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में, और अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। चलो, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन अंडरलाइन करके लिखो, डोनेशन। कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन को कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड 281, डबल एंट्री करेंगे ना भाई, आवाज मिस हो रही है, डबल एंट्री करेंगे ना। ट्रायल बैलेंस में चीजें डबल एंट्री से होके पहुंची होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप इंट्रो के अंदर ट्रायल के अंदर सेल पड़ी होती थी, यहां से उठा के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे लिख देते थे। ये कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, डोनेशन लिखा हुआ है, ये उठाओगे यहां से और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम वाली साइड पे मुंह के ऊपर लिख दोगे, उसके ऐसे यहां से उठाओगे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लिखना है, ओके, लिखना है जी। तो डोनेशन, इनकम, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी थोड़ी सी बात उन्होंने फरमाई है। वो बात ये फरमाई है पॉइंट नंबर 2 में कि कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड जो है, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। ट्रायल के अंदर जो लफ्ज लिखा होगा ना, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, नीचे इसके बारे में एडजस्टमेंट देगा तो ये इतना लफ्ज जरूर लिखेगा वो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऊपर नजर आ रहा है, वही कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड नीचे कह रहा है इसमें कुछ पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे, चलो आगे को आता तो वही बता देता हूं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन रिसीव में इंक्लूडेड है 55 मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, यानी ये स्पेसिफिक डोनेशन है। अब सारा का सारा 281 आपने उठा के इनकम के मुंह पे नहीं लिखना, 281 में से 55 जो है उसकी एंट्री होगी, मतलब एंट्री कैश तो डेबिट हुआ पड़ा है ना, ठीक है। इसका क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर के फेस पे नहीं करना, हॉस्पिटल फंड में डालना है, हॉस्पिटल फंड क्रेडिट। बाकी कितना बचता है? 220,
226 ये चला जाएगा फेस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर पे, ये डोनेशन इनकम, कंट्रीब्यूशन लिखोगे, डोनेशन लिखोगे, कंट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन ही होता है। ओके, कंट्रीब्यूशन जो लोग कर रहे हैं एनपीओ की तरफ, डोनेशन ही होता है ना। जरा लफ्ज जरा अच्छा कर लेना जी, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन चंदा अच्छा नहीं लगता, कंट्रीब्यूशन जी मेरा हिस्सा है एनपीओ, ये काम कर रहे हो मेरा कंट्रीब्यूशन, बिल्डिंग बना रहे हो मेरा कंट्रीब्यूशन, ये अस्पताल में मरीजों का इलाज मेरा कंट्रीब्यूशन, पास में रिसर्च कर रहे हो वो तो खैर उन्होंने खुद बनाया हुआ, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन, डोनेशन। अच्छा, जनरल फंड, सुभान अल्लाह, ट्रायल में ये बड़ी खूबसूरती होती है, ओपनिंग फंड दे देता है, हम उस मुसीबत में नहीं पड़ते, ठीक है। वैसे उसने लिख दिया है ओपनिंग जनरल फंड, लेकिन ना भी लिखा तो हमें नजर आ रहा है कि सैलरीज पड़ी हैं, रिसर्च कॉस्ट पड़ी है और ये कंट्रीब्यूशन यानी इनकम्स पड़ी हैं, तो फिर ये ओपनिंग ही है। क्लोजिंग तो तब बनेगा जब हम सरप्लस निकाल के, डेफिसिट निकाल के इसमें एड लेस करेंगे, ठीक है। चलो बहरहाल आसानियां ही आसानियां, वो लिख के बता रहा है ओपनिंग है। फिर मेडिकल इक्विपमेंट पीपीई है, बोलो एसिड है ना, और ये देखो मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड यूज्ड, क्योंकि क्लोजिंग था यहां परचेज नहीं आ सकती थी, फिर ये भी हो सकता था यहां पे ओपनिंग होता, फिर यहां परचेज ऑफ मेडिसिन सप्लाईज होता और क्लोजिंग यहां पे लिखा होता, तो आप ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके कॉस्ट ऑफ कंज्यूम निकालते हैं। लेजर में वही काम कर रहे होते हैं, ओपनिंग लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, क्लोजिंग लिखते हैं और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, वही काम लेजर में कर रहे होते हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में करते होते थे आप बचपन में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज उसने ये भी निकाल के दे दिया, आसानी है, इसे तो मैं कहा आधे घंटे का सवाल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम डिस्कस कर करके इसको घंटे पे उससे भी ज्यादा भी ले गए, ठीक है ना, बातें भी तो सीखनी है ना। अच्छा, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल येलो लाइन जो चल रही है वो मेरी बिल्डिंग फंड के बारे में चल रही है और बिल्डिंग के बारे में। तो ये तीन चीजें, ये CWIP बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का फंड और ये बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस, पेबल्स, रिसर्च कॉस्ट, इसका क्या करेंगे। आई पेशेंट फंड क्रिएट किया था और फिर आई पेशेंट आए और इलाज किया। स्पेसिफिक फंड जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसका कोई पैसे दे गया था तो हमने एंट्री की थी कैश डेबिट आई फंड क्रेडिट, और जब वो खर्चा हुआ तो आई फंड डेबिट कैश क्रेडिट, इनकम एक्सपेंडिचर में गया ही नहीं था। कल वाले सवाल में था स्पेसिफिक फंड, कल सवाल किया है, कौन सा था, हाँ सीरियस वाले में था, रिपेयर मेंटेनेंस फंड, जब पैसे आए थे तो एंट्री की थी कैश डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड क्रेडिट, और जब खर्चा हुआ तो रिपेयर मेंटेनेंस फंड डेबिट कैश क्रेडिट, फेस पे नहीं गए थे। रिसर्च फंड ये वही वाला फंड है इनका, रिसर्च फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड है, एक्सटर्नल या इंटरनल, ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन होगी, ये इंटरनल होगी, इन्होंने खुद लगाई होगी, अलग करके रखते हैं पैसे की, इसको किसी और काम में इस्तेमाल ना करना, ये रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। कहां से क्रिएट कर रहे हैं, अपने सरप्लस से, अपने जनरल फंड से निकाल के पैसे यहां पे डालते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रिसर्च फंड है, ये क्रिएट होता है, आज कैश नहीं आ रहा, कैश आता तो एंट्री करते थे कैश डेबिट रिसर्च फंड क्रेडिट, कैश नहीं आ रहा, अपने फंड से क्रिएट कर रहे हैं तो जनरल फंड डेबिट रिसर्च फंड क्रेडिट, लेकिन जब खर्चा होना है तो रिसर्च फंड डेबिट कैश क्रेडिट होना है, फेस पर इसने नहीं जाना, ठीक है। तो ये 33 कहां जाएगा, ये 33 डेबिट होगा, विल बी डेबिटेड इन क्या नाम है, रिसर्च फंड जी बेटा, कैश नहीं आया, इस कैश तो आता ही नहीं इस पे, ये खुद से क्रिएट बेटा। एंट्री भी मैंने कहा दो तरह की एंट्री होती है, स्पेसिफिक फंड है किस लिए, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस, बिल्डिंग वाले को अलग कर देते हैं, ठीक है। और इसने कहा मेरा जवाब दे, स्पेसिफिक फंड किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए हमने कोई स्पेसिफिक फंड जो है वो अलग किया, ठीक है। ये पता नहीं कहां चले गए, सवाल तो पता नहीं कहां था, आसपास नहीं है, ये उधर गए हुए हैं। चलो ये यहीं पे ही ना लिख लें, वैसे ज्यादा अच्छी वहीं पे लिखते हैं। चलो जी दसो फिर हुन कौन सा सफा था यार, जी बच्चों मैं ये कहने लगा था, अच्छा भला कहने ही लगा था, यहां पे कहीं पे ये स्पेसिफिक फंड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस, अगर हम करें किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए ये फंड क्रिएट करने लगे तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आउटसाइड पार्टी को ही दे दे, ठीक है, तो एक्सटर्नली ये पैसे आए, आउटसाइड से आए तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट स्पेशल फंड क्रेडिट, और अगर हम इंटरनल सोर्सेज से इसको बनाएं तो एंट्री होती है जनरल फंड डेबिट स्पेसिफिक फंड क्रेडिट, ये फर्क है ना, ठीक है। तो अगर कैश आया तो कैश डेबिट स्पेसिफिक फंड क्रेडिट, और फिर जब खर्चा होगा तो उसकी एंट्री, आगे एंट्री सेम है,
आगे एंट्री सेम है, आगे क्या है, स्पेसिफिक फंड डेबिट कैश क्रेडिट, और यहां पे भी स्पेसिफिक फंड डेबिट कैश क्रेडिट। तो यहां पे कोई फर्क नहीं है। ओके, हाँ, पहले में फर्क है कि बाहर से पैसे आए या हमने खुद ही ये पैसे अलग करके रखे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा फर्क है भाई। अच्छा, कहां थे हम? तो मैंने ये कहा कि ये डेबिट कर देंगे रिसर्च फंड में, तो इसकी एंट्री होगी रिसर्च फंड डेबिट कैश क्रेडिट, और वो कैश क्रेडिट हो चुका हुआ है भाई, डबल एंट्री नहीं करनी। ट्रायल में लिखा हुआ है तो मतलब ये एंट्री होकर पहुंचा हुआ है, कैश के क्लोजिंग से माइनस हो चुका हुआ है। ट्रायल वाली हर चीज डबल एंट्री से होकर पहुंची है, इसलिए ट्रायल वाली चीज को इंट्रो में से कहा जाता था आपको फाइनल अकाउंट में ट्रायल वाली, उस्ताद यूं कहते होंगे आपको, ट्रायल वाली हर चीज एक दफा नजर आती है सवाल में, एडजस्टमेंट डबल एंट्री आती है। तो वो यही होता है मसला, क्योंकि ट्रायल वाली हर चीज डबल एंट्री से होकर यहां पहुंचती है, ठीक है। एडजस्टमेंट वो होती है जो हमने नहीं किया होता। ओके, अच्छा चलो जी, ट्रायल तो हमने पढ़ लिया, अब जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और सवाल को फड़का देते हैं। फिर पॉइंट 1 तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया, रिस्ट्रिक्टेड फंड का ब्रेकअप है जी। रिस्ट्रिक्टेड फंड में हॉस्पिटल फंड 120 पड़ा है और रिसर्च फंड पड़ा है 60 रुपए, और रिसर्च फंड के बारे में कह रहे हैं एज पर रेजोल्यूशन एमडब्ल्यूआर इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू रिसर्च फंड। तो पहले सरप्लस निकलेगा, अगर हुआ सरप्लस, अगर हुआ तो, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ एलोकेट नहीं करेंगे। सरप्लस हुआ तो फिर उसका 20% निकाल के रिसर्च फंड में डालना है। ओके, अच्छा, पॉइंट 2 भी पढ़ा दिया है। कंट्रीब्यूशन में 55 मिलियन पड़ा है बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन यानी डोनेशन। तो फिर बाकी क्या होगा, 281 कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीवर, कहता है 55 इसमें बिल्डिंग फंड है, तो बाकी फिर जनरल होगा जो इनकम एक्सपेंडिचर फेस पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एमडब्ल्यूएच ऑल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 65 मिलियन, ठीक है जी। असल में तो ये होता था कि लोग पैसे देते थे जी बिल्डिंग के लिए, जी मेरी तरफ से मस्जिद बन रही है ना जी, ये बिल्डिंग, ये मेरे पैसे भी इसमें डाल दें, ठीक है जी। वो जी हम जो है वो आज दीवार बनाने लगे हैं, ठीक है यार, ईंटों के पैसे मेरी तरफ से डाल दें, आज हम छत डालने लगे यार, ये सीमेंट के पैसे मेरी तरफ से डाल दें। तो एंट्री होती थी कैश डेबिट और बिल्डिंग फंड। जब पैसे आते हैं ना तो अलग ही रखते हैं, टोकरी हमने अलग ही लगाई हुई है, ठीक है। लेट्स 100 रुपया दे गया, ठीक है। अब किस लिए दे गया, वो जी आप ना सीमेंट मटेरियल है, सीमेंट खरीद लेना। हमने कहा जी ठीक है, वो 100 रुपये दे गया। हमने बुलाया अपने लड़के को, मुलाजिम को, भाई ये भाग के जा और ये ना सीमेंट की तो 10 बोरियां उठा ला, ठीक है, 10 बोरियां सीमेंट की मिलनी है। वो भागा गया और ले आया और हमने उसको लगा दिया बिल्डिंग में। तो हमारी एंट्री हुई CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट, मसला हो गया इसको, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। तो भाई अगर फिलहाल यहां पर लिखा हुआ समझ आ जाए तो उसके बाद सवाल भी कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। फिलहाल ये समझ लें, फिर उससे खुद ही समझ आ जाएगी। कुछ कॉमन सेंस भी चल रही होती है वहां पे, वैसे छुट्टी नहीं होती भाई। जरा पॉज कर दें आमिर भाई, मोबाइल को खेलना बंद। अच्छा जी, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ये क्या हुआ जी, ये हुआ ऐसा कि हमें एक बंदा पैसे दे गया था मटेरियल खरीदने के बिल्डिंग के लिए, हमने पैसे उससे ले लिए, मटेरियल खरीद के लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक वो मियाँ साहब आए, चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरी दुकान तो है ही सीमेंट बजरी वगैरह की, तो मैं सोचा, गुजर रहा था एक लोडर के ऊपर, मैं आपको सीमेंट ही पहुंचा दूं, चलो यार इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। अब भाई साहब क्या कर गए, मटेरियल ही ले आए। तो हमने वो बिल्डिंग में लगा लेना है, हमने कौन सा कहने का नहीं जी कैश ही चलेगा, ठीक है ना। तो अच्छा हो गया, हमारी हैसल बच गई। तो अब कैश ना आया ना गया, बल्कि मटेरियल ही आ गया। जो मटेरियल आ गया उस मटेरियल को आपने रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री बनी CWIP डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट। तो एंट्री वही है, CWIP बिल्डिंग डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट। तो इसकी यही एंट्री बनती थी, ठीक है, इसकी यही एंट्री बनती थी। बस फिगर जरा डिफरेंट हो जाती हैं, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं यूं करके लिख देता हूं आपके लिए। इसकी एंट्री क्या बन गई, इसकी एंट्री बन गई CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग फंड क्रेडिट। अच्छा, अब ये भी हो गया होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी हो गया होगा। ऐसे कैसे अज्यूम कर लेते हैं जी आप, सवाल की अगली लाइन पढ़ें। कहता है ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है 65 मिलियन का मटेरियल फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग विच हैज, इसका मतलब CWIP जो ट्रायल में नजर आ रहा है वो भी फिर अनएडजस्टेड, माना कि क्लोजिंग होगा लेकिन अनएडजस्टेड है, उसको दोबारा सही करने के लिए लाएंगे लेजर में, ठीक है। ये मटेरियल कैश नहीं आया था ना, मटेरियल जो आया था ये मटेरियल हमने रिसीव किया कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं की। अब बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है इसी साल में, तो मतलब ये भी मटेरियल लग ही गया होना है ना उसमें, तो ये एंट्री जो होनी थी ये नहीं हुई, ये करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स पहले डिस्कस होगी, अब सवाल के दौरान फिर क्या करेंगे। चलो,
MWH हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल। तो CWIP से निकालकर 1 अप्रैल को जितना भी माल इकट्ठा हुआ होगा बिल्डिंग में डेबिट कर देंगे, CWIP 0 हो जाएगा, बिल्डिंग आने लग जाएगी। और 9 महीने की डेप्शन बिल्डिंग की चार्ज करेंगे और साथ ही खुशियां मनाएगा बिल्डिंग फंड, वो कहेगा अब 9 महीने मैंने भी इनकम में जाना है, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन के रेट्स गिवन है बिल्डिंग के और अदर फिक्स्ड एसेट्स के, ठीक है जी। तो ये छोटा सा सवाल था। अब ट्रायल हमने सारा पढ़ लिया है, अब मैं एडिशनल मेथड थी वही होगी हमारी, ट्रायल पढ़ा, अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ी और हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। फॉर्मेट बना, उसके बाद 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को देखते जाएंगे और जो चीजें एडजस्टमेंट में ट्रायल को हिट करेंगी वो फिगर सिर्फ निकालते जाएंगे, वो साथ साथ टिक होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखता है जी, ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस। ये जी रिस्ट्रिक्टेड फंड है 180, ठीक है, इसको टिक कर लो। ये दो चीजें हैं अलग अलग, एक है बिल्डिंग फंड, रिस्ट्रिक्शन लगा के हमने कहा हुआ है, और दूसरा है रिसर्च फंड। तो ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो यहां पे मैं रिसर्च फंड लिख लेता हूं और यहां पर बिल्डिंग फंड, हॉस्पिटल बिल्डिंग है। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ब्रॉड डाउन कितना है जी, ब्रॉड डाउन रिसर्च फंड का भाई साहब, रिसर्च रिस्ट्रिक्टेड फंड 1 जनवरी 21 पर 180 है, जिसमें से 120 बिल्डिंग फंड का ओपनिंग है और 60 रिसर्च फंड का ओपनिंग है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सादा सी बात है जी। कितना, 60 और 120, ठीक है जी। नेक्स्ट अगली बात, ये कंट्रीब्यूशन बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए आया, अच्छा जी, हमने भी अलग ही रखे हुए हैं। फिर जी यहां पर वो कहता है रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि सरप्लस का 20% रिसर्च फंड में डालेंगे, उसकी एंट्री की तैयारी मैं कर लेता हूं। यानी कि जो भी सरप्लस आएगा इधर, उसको यहां ना माइनस करना, यहीं पे कर लो। बेसिकली यहां पे बेहतर प्रेजेंटेशन चाहिए कि हम जनरल फंड से स्पेसिफिक फंड बनाया हुआ है ना हमने, तो फिर वहीं पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक लाइन यहां ऐड कर दी मैंने, जिसने एक लाइन ना ऐड की वो यहां पे ब्रैकेट में भी कर सकता है। बहरहाल यहां से मैंने कुछ पैसे निकालकर रिसर्च फंड में ट्रांसफर करने हैं। कितने होंगे, वो जो भी सरप्लस आएगा उसका 20% होगा, जो यहां से होगा डेबिट, डेबिट जनरल फंड, क्रेडिट रिसर्च फंड। यहां से हम लिखेंगे ये जनरल फंड से आया है, जब भी निकलेगा, ठीक है। फिलहाल तो मुझे इसका पता नहीं है क्योंकि फिलहाल सरप्लस नहीं आया। सरप्लस आएगा उसका 20%, यहां से, यहां पे भी माइनस करो तो बात एक ही थी, लेकिन यहां से प्रेजेंटेशन करनी है आपने, जैसे एंट्री सिखाई है। तो रिस्ट्रिक्टेड ये जनरल फंड डेबिट और रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट, जिसका नाम रिसर्च फंड, ओके। टेस्ट ना दो, छुट्टियां करो, फिर ऐसे ही करके बैठो, ओके। पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 1 में कोई बात है तो बता दें। 180 भी उठा लिया, पॉइंट 1 भी हो गया। नेक्स्ट है जी पॉइंट 2 में कंट्रीब्यूशन को पकड़ लो। कंट्रीब्यूशन बातें सारी कर ली हमने, लेकिन अब पोस्टिंग तो देखनी है ना। ये 281 को भी फड़का दो। 281 क्या है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड के बारे में पॉइंट 2 में कहता है 55 मिलियन इसमें से बिल्डिंग फंड के लिए है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए है डोनेशन, ठीक है। तो इसको हम जाके पोस्ट कर लेते हैं जी 120 रुपए, सॉरी 120, 55 रुपए, ऊपर वाला 55 रुपए, ठीक है। ये 55 रुपए की एंट्री होगी बिल्डिंग फंड में क्रेडिट, लेकिन डबल एंट्री नहीं करनी। असल में तो एंट्री हुई है कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, लेकिन वो सारा कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होना जो है भाई डबल एंट्री होगी, ट्रायल में पहुंचा है ना। कंट्रीब्यूशन रिसीवर कैश के अंदर उसका असर भी पड़ा हुआ है, एक दफा ही लिखना था, लेकिन एक दफा सारे का सारा इकट्ठा कहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि इस 281 में से 55 बिल्डिंग फंड का है और बाकी जनरल है, ठीक है। तो 55 को मैंने लिखा यहां पर, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन। आपने लिखना है कैश तो कैश भी लिख सकते हो इसको, लेकिन डबल एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन जो कैश रिसीव हुआ है, ओके, लेकिन हो चुका हुआ, डबल एंट्री नहीं करनी, वो डेबिट हो चुका हुआ है, उसका क्रेडिट कुछ बिल्डिंग फंड में और कुछ यहां पर। तो कंट्रीब्यूशन रिसीव, जनरल डोनेशन, डोनेशन इनकम, कंट्रीब्यूशन। तो 281 में से 55 तो चला गया बिल्डिंग फंड में, 226 आ गया इनकम्स में, ठीक है जी। पॉइंट 2 भी हो गया, 281 भी गया। पॉइंट 3 की भी एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूं डिस्कस, सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 65 फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग। अब अगर ये बात अगली ना लिखता तो हम यही अज्यूम करते कि ये CWIP में डेबिट भी हो चुका है और बिल्डिंग फंड में क्रेडिट भी हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग फंड तो ओपनिंग है, तो CWIP में डेबिट हो चुका है और वहां पे हम फिर उसको लिख देते, या फिर वो क्लोजिंग दिया होता। लेकिन वो बड़े सिंपल तरीके से उसने बता दिया आपको, भाई ये जो होना था, कैश की एंट्री ना नॉर्मली अकाउंटेंट नहीं भूलता, लेकिन जहां कैश इन्वॉल्व ना हो कभी कभी वो भूल भी जाता है। जैसे यहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, कैश तो ऐसे हो गया था ना कैश आया था ना गया था, मटीरियल ही आ गया था,
बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो हमने यहीं से एंट्री डिराइव किया ना ये, ठीक है। एंट्री हमने करनी है CWIP डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट। तो CWIP को भी ओपन करो। और हम CWIP के बारे में क्या कहेंगे, देखो यार तुम ट्रायल में तो पढ़े थे, लेकिन और तुम क्लोजिंग भी थे, हम मानते हैं क्योंकि ट्रायल में ज्यादातर चीजें क्लोजिंग ही होती हैं, लेकिन तुम में एक गलती हो गई, तुम में एक चीज को हमने डालना था वो नहीं डाल सके। तो तुम एज पर ट्रायल हो या तुम अनएडजस्टेड हो। हमारा जो दिल करेगा पर्चे में तुम्हें वो लिखेंगे। तुम्हें अनएडजस्टेड कैरी डाउन भी हम लिख सकते हैं, तुम्हें एज पर ट्रायल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, ठीक है, जो मर्जी लिख लो जी। कितना है 335। ये तो अनएडजस्टेड हो गया, ठीक है। अब ये डबल एंट्री जो पास नहीं हुई, नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, ये पास करो। CWIP डेबिट कितने से 65 से CWIP डेबिट और 65 से बिल्डिंग फंड क्रेडिट। यहां पे आपने लिखा CWIP 65। ये क्या आया है, ये रॉ मटेरियल आया था, ठीक है ना, मटेरियल आया था। मटेरियल या रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, चलो मटेरियल ही लिख लो। आप रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी मटेरियल, ये CWIP डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, यहां पे हमने लिख दिया बिल्डिंग फंड। तो ये एंट्री नहीं होनी थी, तभी डबल एंट्री आई। अभी तक सारी से एक एक बार लिख रहे थे क्योंकि वो ट्रायल में पड़ी थी, सारी से एक एक बार लिखी। देख लो बेशक उसने ट्रायल में दिया हुआ था रिस्ट्रिक्टेड फंड, सिर्फ तोड़ के लिखा है पर एक ही बार लिखा है, डबल एंट्री तो नहीं की। उसने ट्रायल में दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, सिर्फ तोड़ के लिखा है, सिर्फ तोड़ के लिखा है, डबल एंट्री नहीं की, कैश डेबिट नहीं किया, सिर्फ इनकम क्रेडिट किया या फंड क्रेडिट किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली बात आई तो अब उसकी डबल एंट्री नजर आ रही है, CWIP डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, MWH हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल पर फिर क्या एंट्री पास होगी, बिल्डिंग डेबिट CWIP ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है। जितनी इकट्ठी हो चुकी होगी कॉस्ट वो एंट्री अब हम पास कर देंगे, ठीक है। तो CWIP के अंदर कितनी कॉस्ट इकट्ठी हो चुकी है, पहले से वो बता रहा था 31 दिसंबर तक इतनी है, फिर मजीद मटेरियल पड़ा, और तो सवाल ने कुछ नहीं ना बताया, कोई और खर्चा हुआ, ठीक है। तो मटेरियल जो चाहिए था वो भी यहाँ पे उसने लाकर दे दिया, बंदे ने लग गया, ठीक है। तो ये कितना बना, ये 400 CWIP से क्रेडिट कर दो और यहां पर बिल्डिंग का लेजर ओपन करो, ठीक है जी। बिल्डिंग जो कि PPE है, जिसको मैं बुक वैल्यू पर बना दूंगा, ठीक है जी। अच्छा वैसे बिल्डिंग ओपनिंग कितनी थी, इसी साल तो 1 अप्रैल को कंप्लीट हुई है, ओपनिंग कोई नहीं थी, ठीक है। 1 अप्रैल को अभी 0 बुक वैल्यू है, एसेट बनेगा डेप्रिशिएट होगा तो फिर बुक वैल्यू आ जाएगी, डेप्शन मैंने यहां पे डाली बेटा। जब डेप्शन इस लेजर में आ जाएगी तो फिर ये क्या बन जाएगी, तो फिर मैंने सिर्फ लिख लिया कि ये अकाउंट मैंने बुक वैल्यू पे बनाना है, ठीक है। अभी तो ओपनिंग बुक वैल्यू 0 है, 0 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर एडिशन में कॉस्ट आएगी, फिर जब डेप्शन पड़ेगी तो ये बुक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ओके, इंट्रो के मसाइल जी। 1 अप्रैल 2021 एंट्री CWIP से 400 निकला, बिल्डिंग में आ गया, यहां पे हमने लिखा CWIP, यहां पे हमने लिखा बिल्डिंग। हालांकि बिल्ड वो कह रहे कंप्लीट हो गया, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं ये बिल्डिंग है, बन रही है। अच्छा चलें छोड़े, बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट। तो ये देखो CWIP अब कोई नहीं बचा, CWIP नहीं रहे, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया काम, ट्रांसफर भी होगी, कंप्लीट भी हो गई। अब आखिरी पॉइंट, ये टिक हो गया पॉइंट, ठीक है। अभी ट्रायल से बिल्डिंग का तो कुछ नहीं उठाया, तो CWIP का बस उठा लिया था हमने, अनएडजस्टेड ये 335 उठा था बस, ठीक है। बाकी ये फिगर तो उठ के जा ही चुकी हैं। अब आखिरी पॉइंट में कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज फॉलोज, हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% स्ट्रेट लाइन और अदर फिक्स एसेट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग कितनी कॉस्ट पे पड़ी है, तो हमने यहां पे आकर लिखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस किसका जी, हॉस्पिटल बिल्डिंग का, बिल्डिंग ही लिख लें सिर्फ, हॉस्पिटल बिल्डिंग ये पता है हमें जी। बिल्डिंग इधर देखो जी, 400 कॉस्ट है इंटू 5%, वो 10 और 5 15 नहीं कर दिए बेटा, इंटू 5% इंटू 9/12, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं, 9 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई, 15 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट ही क्रेडिट। तो अब ये बुक वैल्यू पे आ जाएगा ना, इतना सा कसूर हुआ, ठीक है जी। वहां एंड में निकालेंगे कैड, ठीक है। जैसे साथ साथ कर लेते थे अब, लेकिन चलें, ठीक है। बहरहाल डेप्रिसिएशन की बात आ गई है, आ ही गई है, तो इसको जरा थोड़ा और बोल्ड लिख दूं, एंड वाले बच्चों को हो सकता है नजर ना आए। 400 इंटू 5% इंटू 9/12, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी डेप्शन भी निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन बाकी किसकी है जी, इक्विपमेंट है हमारे पास, और अदर एसेट्स में सिर्फ इक्विपमेंट था। अब मसला यह है कि इसको स्ट्रेट लाइन नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट करना है। और कल वाले सवाल की तरह से ही आज वाले सवाल में भी आप गौर फरमाएं
तो पहले इक्विपमेंट तो लपट दो। मेडिकल इक्विपमेंट है जी, 320 की कॉस्ट है और 100 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप चाहो तो लेजर्स ओपन कर लो, चाहो तो कर लो, हमारा डेप्रिसिएशन तो निकलवाओ ना। कॉस्ट कितनी है जी 320 और 100 इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू है। ये आ गई, ये सॉरी ओपनिंग एक्यूमुलेशन है, तो ये आ गई आपके पास बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लगाओ 10% जी, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, पहले से आ रहा है। 22 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट। अगर अब आप लेजर बना रहे होंगे तो आप इस तरह से बनाओगे, आप यूं बनाओगे जी, मेडिकल इक्विपमेंट में ये नजर आ रहा था जी ट्रायल वाला, ब्रॉड डाउन कितना 320 और कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं, यही कैरी डाउन है 320। आप अगला लेजर बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसने बताया नहीं है लेकिन जाहिर है डेप्शन रेट, और ये रूल भी लिखवाने थे आखिर में याद कराना ताकि 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में आ जाए, दूसरे बच्चों को भी देना जी। ब्रॉड डाउन 100 है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 22 से, और क्लोजिंग आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप ऐसे ये टाइम लाया ना करें, आप डायरेक्ट ये काम करें, ठीक है। तो डायरेक्ट ये काम कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में आए और हमने यहां पर लिखा मेडिकल इक्विपमेंट। अच्छा, अब मेडिकल इक्विपमेंट में ट्रायल से आपने उठाई कॉस्ट 320, इसमें से आपने माइनस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्लोजिंग वाली, तो माइनस तो करनी है क्लोजिंग वाली, लेकिन पहले हमारे पास पड़ी है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन में प्लस करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो ये आएगी कैरी डाउन। कॉस्ट में से कैरी डाउन को माइनस करोगे तो बनेगी बुक वैल्यू। ये तरतीब होगी, ठीक है ना। हाँ समर अब ब्रॉड डाउन सवाल से उठाया आपने, कितना था 100, ये आ गई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपने डेप्शन की कैलकुलेशन की तो एंट्री बनी 22 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट बढ़ानी है, एक्यूमुलेशन की नेचर क्रेडिट है ना। अब ये 122 बन गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। कॉस्ट है 320 लेस 122 इज इक्वल टू, तो मैं ये चाह रहा था कि आप ये काम ऐसे दो लेजर्स बना के ना करें, डायरेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो जिसको ये समझ ना आए ब्रैकेट, वो डायरेक्ट भी कर सकता है। सिटले समान थले ओके, चलें जी। दोनों एसेट्स डेप्रिशिएट भी हो गए, सवाल तो खत्म हो गया है। अब नहीं, दोनों एसेट रिकॉर्ड तब हो गए जब इसको क्लोजिंग निकालूंगा एंड पे आके मैं, ठीक है। अभी क्लोजिंग निकालना है ना, मैंने कर दूं क्लोजिंग, अभी ट्रायल तो पोस्ट कर ले, मैं कह रहा हूं सारा ट्रायल पोस्ट कर लेते हैं, फिर एंड पे बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायल की पोस्टिंग रहती है ना भाई, सवाल मुकम्मल थोड़ा ही हो गया, ठीक है। ट्रायल की पोस्टिंग रहती है। चलो शुरू करते हैं। CWIP हो गया, कैश एट बैंक, ऊपर कोई डेटर स्टॉक्स वगैरह की जगह थोड़ी सी छोड़कर जी बेटा, कैश एट एंड बैंक नहीं था, कैश एट बैंक लिखा होता। चलो कैश एट बैंक कितना है जी, कैश एट बैंक 60, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, किस चीज की इन्वेंट्री है जी, मेडिसिन एंड सप्लाईज की। क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आ गई, इन्वेंट्री मेडिसिन एंड सप्लाईज कितनी है जी 14, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो था वो जहां जहां जाना था जा चुका है, टिक कर लिया हमने। नेक्स्ट ओपनिंग जनरल फंड 332 माशाल्लाह अवेलेबल हो गया, 332 टिक करते जाएं। नेक्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट और उसकी डेप्रिसिएशन चली गई। नेक्स्ट मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड यूज्ड एक्सपेंस है, मेडिकल सप्लाईज कंज्यूम, ये तो एक्सपेंस होता है। जैसे हॉस्पिटल सप्लाईज मेडिसिन कंज्यूम्ड आया था नलतर, उसमें नलतर कह रहा हूं चौंगतार हॉस्पिटल में जी 76 एक्सपेंस है, लेकिन डबल एंट्रीज की नहीं करनी, ट्रायल में से फिगर उठाई है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस, ये भी सीधे सीधे इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में ले आओ। अदर एक्सपेंसेस जी कितने 19। नेक्स्ट पेबल्स, लायबिलिटीज में ले जाओ, करंट लायबिलिटीज में ले जाओ पेबल्स कितना जी 17। अब ये मुफ्त के नंबर पड़ेंगे सारे। नेक्स्ट रिसर्च कॉस्ट, पहले ही हमने डिसाइड कर लिया क्या करना है इसको एक्सपेंस में, कॉस्ट है लेकिन एक्सपेंस में नहीं लिखना, यही सीखा था ना, एक्सपेंस में नहीं लिखना बल्कि इसको रिसर्च, किधर गया, रिसर्च फंड में लिख लेना, ठीक है। तो बस समझ आ रही है, ठीक है। जिसकी एंट्री बना करती है रिसर्च फंड डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो रिसर्च फंड डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो चुका है। बस उस एक्सपेंस को एक्सपेंसेस में लिखने के बजाय यहां पर प्रेजेंट करना था हमने, डबल एंट्री नहीं करने बैठ जाना, डबल एंट्री हो चुकी है, कैश क्रेडिट हो चुका हुआ है। बस वो फंड जो डेबिट करना था उसने सिर्फ फिगर बता दी कि वो फिगर देखें तो सही, एक्सपेंस में लिखते हैं या इस रिसर्च फंड में लिखते हैं, तो हम तो रिसर्च फंड में लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट कर दिया हमने यहाँ पे रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च एक्सपेंस या रिसर्च कॉस्ट कितनी 33। नेक्स्ट
रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये ओपनिंग जहां जाने थे लेजर्स में जा चुके। सैलरीज एक एक्सपेंस है, ये इधर ले आओ। सैलरीज डबल एंट्री कोई नहीं करेंगे, ट्रायल से चीजें उठा रहे हैं। तो सिर्फ ट्रायल के बगैर वाले सवाल को तो बड़े कंफर्टेबल चल रहे थे हम, तो ट्रायल वाले सवाल जरा चूंकि इंट्रो में थोड़ी सी विटामिन कैल्शियम की कमी जी 500 अच्छा 5-3 नहीं होता, ये 53 होता है। ठीक है जी 5-3, ये तो 9-2-11 वाली बात हुई जी। अच्छा बाद में देखते हैं, पता नहीं कोई और चीज ही ना आ जाए। ठीक है, यहां तक सारा ट्रायल भी पोस्ट हो गया। चले अब जनरल फंड से कुछ आएगा तो ये क्लोजिंग निकलेगा, इसने तो जवाब दे दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, क्या बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो नहीं गई? तो इधर से रोने की आवाजें आएंगी नहीं आएंगी? आनी चाहिए। ये फंड में कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं? 240। 400 की बिल्डिंग और फंड 240 हो सकता है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल को बिल्डिंग कंप्लीट होकर डेप्रिशिएट हो गई थी, तो फिर 1 अप्रैल से ही इस फंड को भी हम डेफर्ड लायबिलिटी कहकर, यानी अब इनकम बन गई है हमारी, ये इनकम बन गई है, इसको फंड से हम इनकम में ले आएंगे। लेकिन इनकम सारी नहीं चार्ज कर रहे, ये मैंने बताया था ना, इनकम सारी नहीं चार्ज कर रहे, बल्कि क्योंकि एसेट से रिलेटेड था, तो जैसे जैसे एसेट एसेट होगा वैसे वैसे इसको इनकम में डालेंगे। ठीक है, तो फिर याद करें यहां पर क्या आएगा, यहां पे आएगा बिल्डिंग फंड इनकम, बिल्डिंग फंड इनकम। ये नहीं याद करना, याद करने वाली बात तो ये है, सिर्फ 400 की बजाय लिखा करते थे 240 और आगे करते थे कॉपी पेस्ट, तो हुआ ये कॉपी और यहां पे हो गया पेस्ट जी 9। तो ये नहीं एंट्री तरतीब से करें, डबल एंट्री लायबिलिटी, डेफर्ड लायबिलिटी इनकम आने, डेफर्ड ग्रांट इनकम में जा रही है एंट्री, डेफर्ड ग्रांट डेबिट इनकम क्रेडिट। आज ये क्या है? बिल्डिंग फंड, इसको कम करना है, तो बिल्डिंग फंड डेबिट और इनकम क्रेडिट, डबल एंट्री तरतीब से हो जाए। ठीक है, तो ये कहां पे चला गया जी? ये इनकम बन गया भाई। ठीक है, अब कैरी डाउन निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा भाई। बात समझ आई है? तो लॉजिक समझ आई है? लॉजिक अब थोड़ी सी आप इस लेवल पहुंच के ये बातें ऐसी भी सोच सकते हैं। जिस दिन ये पैसे रिसीव हुए बिल्डिंग फंड के, हम इसको इनकम बना ही सकते थे, हम इसको डेफर्ड इनकम भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि अभी तो हमारा काम हमारे जिम्मे था, वो बाकी है, वो है बिल्डिंग बनाना। तो हमने इसको फंड्स में रख दिया और बिल्डिंग बनाते रहे। जिस दिन बिल्डिंग बन गई उस दिन हमने कहा लो जी अब ये हमारी इनकम भी बन गई। लेकिन फौरी तौर पे ख्याल आया नहीं, ये सारी आज ही इनकम में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एसेट रिलेटेड है, तो जैसे एसेट एक्सपेंस बनेगा वैसे ये भी इनकम बनेगी, लेकिन इसको फंड से निकाल कर लायबिलिटीज में जरूर ले आना। तो भाई सही है? ठीक है, चलो तो कहानी खत्म हो गई है जी। ये पहले वो भी पूरा कर ले जी। आप कितना आता है? 50 क्या आ गया जी आज हमारा? सरप्लस। तो सरप्लस आया है जी, सरप्लस 50 का 20%। पहले तो सरप्लस लाओ ना, 50 इधर आ गया, अब ये जनरल फंड के अंदर आ गया। लेकिन अब इसमें से निकालना कितना है? जनरल फंड का 20% निकाल लेना, उसने रूल, उनके रूल की मर्जी है। वो कह देते हो सकता है कि फंड में जितना पड़ा हो उसका 10% निकाल लो, उन्होंने कहा नहीं सरप्लस का 20% निकालना है, लेकिन पहले सरप्लस को इधर ले जाओ। अब ये फंड में आ गया, अब इसमें से निकालो कितना? 50 का 10%। ठीक है, तो 50 का 10% कितना आ गया? 10 आता है ना। ये हो गया जनाब फंड, जनरल फंड डेबिट, स्पेसिफिक फंड क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया, बाद में करेंगे टोटलिंग, फिलहाल में डिब्बा बना के उधर जाने दें। ठीक है, और जरा देखने दें कि सवाल में कुछ रह तो नहीं गया जी। सवाल में कोई चीज रहती है नहीं, बस क्लोजिंग ही रहते होंगे, सवाल की कोई एडजस्टमेंट अब नहीं रहेगी। ये माइनस, ये डेबिट क्रेडिट, डन हो गया जी। चलो अब शुरू कर दो जी काम। बैलेंसिंग 30, ये 37 यहां पे आ गया। रिसर्च, बस ब्लू मार्कर से बड़े हो गए। रिसर्च फंड वर्किंग नंबर 1 कितना जी? 37। इसका क्लोजिंग क्या बता रहे थे? 372। इसका क्लोजिंग 230। अब ये इधर आने की बजाय यहां पे आ जाएगा बिल्डिंग फंड। वो मैंने वजह आपको बता दी, फिर जरा सुनो एक बार दोबारा। मैंने कहा जिस दिन बिल्डिंग का फंड रिसीव हुआ, उन्होंने कहा बिल्डिंग बनानी है। हमने बिल्डिंग बना ली है क्या? शॉपर में बिल्डिंग डाल के लाएंगे और खड़ी कर देंगे वहां पे? ऐसा तो नहीं है ना, बनाने में टाइम लगेगा, जिम्मेदारी है। तो फिलहाल हम उसको इनकम नहीं कह सकते, हमने फंड बना दिया। बिल्डिंग बनती रही, फंड पड़ा रहा, बिल्डिंग बनती रही, फंड 2 साल बिल्डिंग बनती रही, 2 साल फंड पड़ा रहा, छेड़ना नहीं उसको, फंड्स में नजर आता रहा। बिल्डिंग तीसरे साल में कंप्लीट हो गई, अब बिल्डिंग ने डेफिसिट होना शुरू करना है। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग क्या, पहले मैंने बोला बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हुई हमने कहना लो जी हमने ये इनकम अब हमारी बन गई, हमने ये जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब हम इसको इनकम बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये इनकम है, लेकिन साथ ही ख्याल आया ये सारी इकट्ठी इनकम में नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस बिल्डिंग के लिए ये पैसे आए थे वो बिल्डिंग तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनेगी, तो ये लायबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता इनकम बने, तो फिर अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो हमने कर लिया है लेजर के अंदर ही। बहरहाल इसको आपने 231।
अगेन आपके दिनों में ख्याल आएगा, एक चीज पेंडिंग है, आखिरी 2-3 दिन में सारी बातें बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपके दिनों में फिर ख्याल आएगा, इसको नॉन करंट और करंट बाइफरकेट कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 240 का 5% बनता है 12, तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 1 साल में 12 इनकम में जाना है, वो करंट कर दो, बाकी नॉन करंट। लेकिन फिलहाल इसको छोड़ो, फिलहाल सिर्फ ये चीज दिमाग में बिठाओ, ठीक है, कि ये अगर कंप्लीट ना हुई होती तो चौंकार इंटरनेशनल वाले सवाल की तरह से लायबिलिटी से ऊपर बिल्डिंग फंड पड़ा होता। लेकिन चूंकि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो हमने कहा अब इसको इनकम बनाना है, लेकिन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता बनाना है तो ये डेफर्ड लायबिलिटी है, एडवांस इनकम, डेफर्ड इनकम, ठीक है, डेफर्ड लायबिलिटी है जिसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम लेकर जाना है। तो यहां पर लिख दो, ठीक हो गया, ओके, डन डन। इधर भी कुछ है ही नहीं, इसको भी डन करो। क्लोजिंग बैलेंसिंग कितना जी? 385 जी। तो 385 को ले आओ नॉन करंट एसेट्स में, हॉस्पिटल बिल्डिंग, वर्किंग नंबर 4, 385। अच्छा मैंने कहा कुछ गलत हो गया है, इसका टोटल क्या है जी? 657, और इधर टोटल, चलो सवाल खत्म, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बीच में आज मैंने आपको स्पेसिफिक फंड्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज भी पढ़ा दिया, ओके। आसान सा सवाल था वो सवाल ना, मैं लेक्चर नोट में डालना भूल गया हूं। लास्ट टाइम मैंने ना इसी सवाल को फिर बदला, इसमें एंडोमेंट फंड डाला, एंडोमेंट फंड डाल के फिर दोनों मेथड से सवाल को हल करवाया, लेकिन आईकैप ने कह दिया मेथड एक ही है, तो फिर वो सवाल तो है ही, सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट बदलनी है, वो फिर मैं आपको दे दूंगा इसी वक्त में असाइनमेंट के तौर पे, होम असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। इसी सवाल में कोई 2-4 चीजें ऐड की थी, बस छेड़छाड़ की थी, वो मैंने लेक्चर में आपकी, तो मैं कहा ओ आज एक होमवर्क देता हूं, उधर गया तो था ही नहीं, मैं कहा ओहो ये तो भूल ही गया, सिरे से भूल गया। नहीं वो फिर है बना हुआ, बस वो इधर डालना भूल गया था किताब में, तो वो हैंड आउट दे दूंगा। हाँ भाई रूल जो लिखने हैं यार, अब वो साकिब को बुलाए ताकि मैं साकिब को ये कह दूं कि वो मुझे कल सुबह की क्लास में ये याद करा दे रूल्स लिखवाने, क्योंकि अभी ये दरमियान में चल रहा है, अब यहां से तो बच्चों को नहीं लिखवा सकता ना, सैटरडे के लेक्चर में लिखवाऊं ताकि मैं तब तक भूल जाऊं। अच्छा जी, 2 चीजें जो अभी पॉसिबली आ सकती हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया स्टॉक कब ओपनिंग होगा कब क्लोजिंग, रूल बना लिया। फिर मैंने आपको बता दिया जनरल फंड। अब मैं इनकम स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, हमने हमारे सिलेबस में नहीं है ना वो इनकम स्टेटमेंट बनाना, तो मेरे सिलेबस में तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो मैं उसी हिसाब से अब रूल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। भाई 1 मिनट बैठ जाए, ये जो मैंने 2 रूल्स लिखवाने हैं ना, ये अपने पास नोट कर लें, और कल की क्लास में मुझे सुबह वाली में याद करवाना है, मैंने ये रूल्स उन बच्चों को लिखवाने होंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। अच्छा पहले सुन तो लें, मैं अब ओपनिंग कैपिटल नहीं कहूंगा, ओपनिंग रिटेन अर्निंग नहीं कहूंगा रूल बनाते हुए, क्योंकि वो तो मेरे सिलेबस में है ना, ट्रायल के अंदर वो तो नहीं पढ़े होते, ठीक है। या चलो कैश फ्लो के अंदर अगर ट्रायल आना भी है तो ओपनिंग की बात थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी उसके अंदर ही, ठीक है। यहां पे मैं एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं और मैं फंड की बात करूंगा। मैंने आपको एक रूल लिखवाया था जनरल फंड के बारे में कि जनरल फंड कब ओपनिंग है कब क्लोजिंग है, डेट ना भी लिखे तो हम देखकर पता लगाएंगे कैसे। अगर ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस बिखरे पड़े हैं तो मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी बनना बाकी है, वो बनेगा, सरप्लस डेफिसिट निकलेगा, वो ओपनिंग में ऐड होगा तो जाके क्लोजिंग बनता है। तो रूल सिर्फ इतना सा लिखा था, नहीं लिखा था तो अब लिखें, लिखा था वैसे रूल लिखा था मैंने, सिर्फ स्टॉक का रूल लिखवाया था, वो भी बोला था, वो पुरानी बात है। तो नंबर 1 लिखें, नंबर 1 स्टॉक, नंबर 1 लिखें स्टॉक और जगह छोड़ दें, सिर्फ एक आधी चीज आज लिखवाऊंगा, बाकी फिर सबके साथ ही ना। नंबर 2 लिखें, मैंने बताया हुआ है स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग कब होता है, सिर्फ यहां लिखना ही है एक दफा, ठीक है। नंबर 2 पे लिखें जनरल फंड, 2-3 लाइनें छोड़कर ना, 2-3-4 लाइनें छोड़कर आगे लिखें जनरल फंड, हेडिंग बनाएं, ये भी बताया हुआ है, फिर कल लिखवा भी दूंगा, 2-3 लाइनें छोड़ दें, घर पे लिख भी सकते हैं बच्चे। मैंने बताया हुआ ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में स्टॉक कब ओपनिंग कब क्लोजिंग बताया हुआ है, ट्रायल में जनरल फंड कब ओपनिंग कब क्लोजिंग बताया हुआ है, सिर्फ लिखवाना बाकी है, इसलिए यहां पे लिखवा दिया कि आप इसी वक्त मुझे याद करवा के ये कह देना, खुद भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। आज नई चीज जो लिखनी है वो लिखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तीसरा रूल। तो 1 और 2 बता दिए थे, लिखवाए नहीं थे। तीसरा रूल 2-3 लाइनें जनरल फंड के लिए छोड़कर आगे लिखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, ये दोनों सवालों में ये मसला हमारे सामने आया था कि यहां पे तो लिखा ही नहीं होता कि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ना कि ओपनिंग क्लोजिंग की बात आती। अब मुझे कैसे पता चला कि ये ओपनिंग है और इस साल की डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट होगी, वो इसमें क्रेडिट होगी तो ये क्लोजिंग बनेगा। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ट्रायल बनाया, अपना लेजर बनाया था एक छोटा सा अक्यूमुलेटेड डेप, वो उधर फिर मिटा दिया था कि यार डायरेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे 100 से कैसे ब्रॉड डाउन क्यों लिखा था, अनएडजस्टेड कैरेट डाउन तो नहीं लिखा था, ब्रॉड डाउन क्यों लिखा था, किसी ने सवाल ही नहीं किया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने निकाल कर 22, इसको क्लोजिंग 122 बताया था। तो मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला था कि ये 100 ओपनिंग अकोमोडेशन है?
31 दिसंबर 21 है बेटा, ये भी इसके नहीं, ये क्लोजिंग डेट है, हम इसी साल की इनकम एक्सपेंड। जी हाँ, छोटी सी बात, वैसे तो ज्यादा बड़ी बात पता है क्या, ज्यादा बड़ी बात, लेकिन वो जरा कभी कभी परेशान भी कर जाती है। ज्यादा बड़ी बात ये है कि अगर उससे पहले ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग में कन्वर्ट होता कैसे है? डेप्रिसिएशन की एंट्री के बाद। इसका मतलब अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो ये क्लोजिंग होगा। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो है टेक्निकल बात। ट्रायल के फेस पर जाकर डेबिट साइड पे जो हम देखते हैं तो हमें कहीं पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी एंट्री पास नहीं हुई। लेकिन ये कमजोर इसलिए है बात क्योंकि हो सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी एक्सपेंस में छुपा भी दे, तो ऐसी सूरत में उसको बताना पड़ता है, ठीक है ना। बहरहाल ये एक कमजोर बात थी, लेकिन जो रूल है वो ये नहीं बनाएंगे, ठीक है ये भी कॉन्सेप्ट वाली बात कि अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर ये क्लोजिंग है तो मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो दिखाओ ट्रायल के डेबिट साइड पे, तो दिखाओ, हमें भी दिखाओ डेबिट साइड पे ट्रायल के अंदर, क्यों भाई। लेकिन नजर नहीं आने का मतलब क्या है? ये ओपनिंग है, अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है। लेकिन इससे भी आसान रूल जो लिखवाऊंगा वो भला क्या है? वो ये है कि अगर अदर इंफॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन निकालने की इंफॉर्मेशन दे दे, यानी रेट मेथड वगैरह, तो वो ऐसे पागल नहीं है कि वो बातें लिख रहा होता है आप, अनलेस कि वो खुद बता दे कि एक्यूमुलेशन क्लोजिंग है डेट लिखकर, आपने खुद से अज्यूम कभी भी नहीं करना। तो रूल लिखो, एक्यूमुलेशन का रूल लिखो। अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो, तो ट्रायल में नजर आने वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग होगी। तो ट्रायल में नजर आने वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग होगी। काश के फाइनल अकाउंट्स होता, बड़ा मजा आता था उस टॉपिक में। ट्रायल की हर चीज के बारे में खूब ऐसी बहस करके रूल बनाया करते थे बच्चों के साथ हम, बस वो फिर चला गया, फाइनल अकाउंट रूठ गया हमसे कैब से, ठीक है। तो बात समझें, ट्रायल का खौफ है और कुछ नहीं है आप लोगों को। फाइनल अकाउंट में सिर्फ ट्रायल का खौफ होता है, वरना सारे टॉपिक्स बच्चा पढ़ के आता है, वो यही खौफ होता है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो हर चीज के ऊपर बहस की जाती है वहां पे। इसीलिए आप तो टाइम इतना नहीं है ना, इतनी रिक्वायरमेंट है, जितने 2 सवाल करवा दिए हैं और मैक्सिमम रूल्स भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो हो सकता है। जी, एक्यूमुलेशन के बारे में रूल क्या बना? अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल में नजर आने वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग होगी। इससे आगे लिखो मत, इससे आगे सिर्फ आपको पता है, आगे लिखना नहीं है, इससे आगे लिखना नहीं। अगली बात क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का डाटा गिवन है, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, उसकी डबल एंट्री करेंगे, ओपनिंग में वो ऐड होगा तो क्लोजिंग बनेगा। लेकिन इतनी लंबी कहानी आपने लिखनी नहीं है। तो उसूल क्या बना? अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग होगी। अगली हेडिंग बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये भी तो आ सकता है ना, एनपीओ के टॉपिक में आ सकता है। हमारे मेंबर्स भाग जाते हैं या भाग जाएंगे, या तो हम एडवांस ले लेते हैं, या फिर अगर एरियर में है तो फिर गड़बड़ तो हो सकती है भाई, सर्विस लेके पैसे नहीं दिए चले गए। तो लिखो अगली, पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अब रूल लिखना शुरू करो। अगर अदर इंफॉर्मेशन में, बिल्कुल वैसे ही रूल ऊपर लिखवाया है, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन निकालने का डाटा गिवन हो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन निकालने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल में नजर आने वाली प्रोविजन ओपनिंग होगी। तो ट्रायल में नजर आने वाली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग होगी, ठीक है। तो ट्रायल में नजर आने वाली प्रोविजन ओपनिंग होगी, ठीक है। और भाई ये भी सादा सी बात है, आपको क्लोजिंग डेट पे कह रहा है 5% ऑफ डेटर हम मेंटेन करते हैं प्रोविजन, तो डेटर क्लोजिंग देगा या आप निकालोगे, गलत को सही भी करना पड़ता है, ठीक है, रिसीवेबल को, ओके। फिर प्रोविजन का रेट आप लगा के ट्रायल वाले को ओपनिंग कहोगे, प्रोविजन क्लोजिंग दोबारा निकालोगे, अनलेस कि वो खुद कह दीजिए क्लोजिंग है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों रूल्स आपने लिख लिए, और स्टॉक और जनरल फंड का भी लिखवा दूंगा। मेरे ख्याल में इन 4 के अलावा कोई 5वें की आपको फिलहाल जरूरत नहीं नजर आती, ठीक है। या तो आप फाइनल अकाउंट आप कर रहे हो FAR2 में, तो फिर कुछ और चीजें भी आ जाती हैं उसमें, डेफर टैक्स भी हो सकता है उसमें, 1-2 और चीजें भी हो सकती हैं, या आप इंट्रो में कर रहे होते तो कुछ अनएडजस्टेड समझाने के लिए 2-4 चीजें और भी बीच में आ जाती हैं। लेकिन यही नॉर्मली चीजें होती हैं जिन पे खपाना होता है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग। तो सवाल अभी बता देता है, ये भी बता दूं, सवाल नॉर्मली बताता है, ICAP नॉर्मली बताता है, लेकिन हम वर्ष के लिए तैयार हैं, नाम भी बताया तो हम पता लग जाया करेगा, ठीक है। तो ये ट्रायल का खौफ दूर कर रहे थे हम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आज चलते हैं, ये हो गया जी सवाल। अच्छा, ये होमवर्क में सवाल अब आपने करना है। ये सवाल इसलिए छुपा के रखा हुआ था कि ये सवाल आसान है, लेकिन हो तभी सकता है जब आपको पूरा का नॉलेज आ जाए, ठीक है। फुल पिक्चर आपके सामने टॉपिक की हो। हुआ ये, मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब के आग लग गई,
और उनके पास बस एक ही, पता नहीं क्यों एक ही कॉपी थी, एक ही अकाउंट्स की कॉपी थी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर था, जिसमें बैलेंस शीट थी, जिसमें रिसीट पेमेंट भी उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो आग लगी और उसमें अकाउंटेंट जान पे खेल के भाग के गया और जाके वो अकाउंट्स को उठा लाया, क्योंकि उसको पता था बस यही है एक कॉपी। लेकिन फिर भी कुछ सेंक सूंक लग गया कुछ जगहों पे ना, आग आग में कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता थोड़ा सा, फौरन से उठा लिया, ऐसे ऐसे करके बंद कर लिया, उसमें पानी नहीं डाला, उसने ऐसे आग बुझा ली, लेकिन कुछ जगहों पे आग लग गए असरात, ठीक है। यहां पे जो चीज थी उस पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक हो गया सारा, ठीक है, ये सारा ब्लैक ब्लैक हुआ पड़ा है। थोड़ी जगह पे जैसे वो बेचारा गया ले तो आया, इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा तबाही मची हुई है, ये पहले सर्वे होगा ना, पहले सर्वे इनकम एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, ज्यादा तबाही इधर मची हुई है। ये तीसरे में था, ये बिल्कुल बच गया तकरीबन, कोई एक दो यहाँ पे भी सेक आ गए, ठीक है। तो बस ये सवाल है, और कहता है जी मिसिंग इन्फॉर्मेशन बताओ क्या है। हम ऐसे बताएंगे, सुनो, हम ऐसे बताएंगे, हमारे सामने बैलेंस शीट भी है, हमारे सामने इनकम एक्सपेंडिचर भी है, हमारे सामने रिसीट पेमेंट भी है। मिसाल के तौर पे मैंने पकड़ लिया यहां से यूटिलिटीज को, डी ओपनिंग क्लोजिंग, कैश फ्लो भी कर चुके हो, अब तो बैलेंसिंग भी करते आ रहे हो। ओपनिंग क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग 25, एक्सपेंस, ये इनकम इस तरफ है, एक्सपेंस इस तरफ है, ठीक है। लेकिन एक दो चीजें टेक्निकल है थोड़ी सी। एक्सेस, ये इसने जो है वो जो कोई इवेंट करवाया ना, इवेंट, उस इवेंट के अंदर भी एक इवेंट भी है इसमें, वो हाँ वो आई है, उसकी फिगर भी मिसिंग है, उसमें इनकम एक्सपेंस नेट होगा। लेकिन चलो कहीं ना कहीं से तो मिलेगा भी सही, वो कहीं ना कहीं से तो मिलेगा भी सही। कंट्रीब्यूशन एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे खर्चे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के खर्चे हो रहे हो, सब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। बस आपने तसल्ली से सवाल को करना है। सवाल के 18 नंबर थे, 11-12 तो आप वैसे ही ले लेंगे इसमें। और करना क्या, जैसे मैं बता रहा था, सॉरी मैं था यूटिलिटीज पे, मैं बना रहा था, लेजर बना लेंगे जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग है। अब यूटिलिटी का ओपनिंग मिसिंग था, क्लोजिंग आ गया, एक्सपेंस में यूटिलिटी एक्सपेंस आ गया, और पेमेंट में यूटिलिटीज की पेमेंट भी आ गई। अब लेजर में बचा क्या, सिर्फ ओपनिंग ही तो बचा, तो यूटिलिटीज का लेजर बनाया, ओपनिंग नहीं पता था, एक्सपेंस और कैश भी आ गया, एक्सपेंस कैश जी, और क्लोजिंग हमें क्लोजिंग जलने से बच गया था, शुक्र है, ठीक है। किधर गया क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है 25, एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस 221, और पेमेंट कितनी है 214, बुलाओ भाई, कैश कितना है, कैश कितना है 214, और एक्सपेंस कितना है 221। अब देखो क्लोजिंग कितना बताया अभी, क्लोजिंग कितना 25, लो भाई 4 में से 3 निकल आई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, आपकी एक फिगर पूरी हो गई। तो ऐसे ही सवाल करना है और इंशाल्लाह हो जाएगा 70-80%। जी जी बेटा, ऐसा हो सकता है कि आपकी एक इनकम है जो, प्लीज, एक इनकम है जो किसी लेजर में नहीं गई, डायरेक्ट रिसीट पेमेंट याद करो तो आप एंट्री करते थे रिसीट पेमेंट की डेबिट साइड पर, वो पड़ा हुआ है डेबिट और इनकम क्रेडिट, तो वो एक ही फिगर दोनों जगह नजर नहीं आती। तो अगर मिसाल के तौर पे कौन सी चीज आप कह रहे हैं, जे कहां है, ये कोई एक्सपेंस है जो इधर आ रहा है, नीचे तो कोई नहीं है, और नीचे कोई नहीं है, ये मुझे लगता है डेप्रिसिएशन निकलेगी, बहरहाल बाय द वे ये तो के है। अच्छा जे और के, वो कह रहे हैं पता नहीं ये क्या चीज है जो के निकलेगी, नाम भी नहीं पता, ठीक है बेटा। आप सवाल ट्राई करने से पता लगेगा ना किसमें मसला है, आप पूरा सवाल करेंगे तो ये पता लगेगा। अहम सवाल अगला आप डिस्कस करते हैं, इससे अच्छा ये जल नहीं देता, हम खुद बना लेते। अच्छा जी भाई, ये सवाल आसान साबित होगा, ये 70-80% फिगर्स आप निकाल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसलिए आप सवाल करने के बाद, यही तो मसला है, असल में यही मसला है, हम सवाल को देख के कहते हैं उई, बस वो उई किया सारा गया, सब आता होता है आप जी हाँ, जी हाँ, रिक्वायरमेंट में आपको यूं बनाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट इस तरह से, बेटा यार किसी ने छुट्टी दिया आपको तो यार सीधे होके बैठो ना, तोड़ दो बेटा, ऐसे ए बी सी डी सारे लिख लोगे, जो फिगर निकलेगी उसके आगे बताओगे वर्किंग 1 में मैंने यूटिलिटीज निकाल ली, वर्किंग 2 में मैंने, इस तरह से करते जाओगे, जो निकल आई वो नंबर आ गए, जो नहीं निकली अल्लाह मालिक, कोई नहीं, अगले सवाल से आ जाएंगे नंबर, खैर है, ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है आज का, बड़ा ही मजे का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नहीं यार, कैश फ्लो के एमसीक्यूज की बात कल करूंगा, और कल फिर होमवर्क, आज ये सवाल भी होमवर्क में आ गया, तो कल नई चीज कुछ होगी, कुछ छोटा मोटा काम होगा, आपस में बातें मत किया करें, फिर सवाल आ जाना किसी बात का जो मैं बता रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूं तो कोई बच्चा ना आपस में बोला करे, जब मैं कोई काम कर रहा हूं फिर आप बोल लें वो बात,
क्योंकि उसमें जो बात बताई जाती है अक्सर वही सवाल थोड़ी देर बाद सामने आता है, ठीक है, तो फिर जाती है। अच्छा जी, सोल्यूशन में ओपन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन में ओपन कर रहा हूं। कहां होगा, कौन सा सर्वे होगा? किसने बोला? तुमने बोला? कोई और बच्चा बोल रहा है तो बता दो, शायद 1 या 2 निकले, नहीं होंगे। वह आसान है, तुम्हारी सोच सिर्फ इस तरफ बन रही है, मैं बता रहा हूं, इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है। टर्म टेस्ट आया, टेस्ट दिया, सबसे आसान सवाल कौन सा लगा? तो फिर अब सोचने से तो कुछ भी सोच सकते हैं। जो मुश्किल चीज होती है ना, जैसे अब एक सवाल सीरियस वाला मुश्किल था, उस अटेम्प्ट के बाकी सवालों ने यशी करा दी थी, तो ये बात नहीं होती। सवाल कोई लेकिन उसमें भी, उस मुश्किल सवाल में भी सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स में एंड तक खींच के ले गया था, 80% फिर भी नंबर थे। और मुश्किल वो इसलिए कह दिया था कि जरा नहीं है तो मुश्किल कह दिया, आधे बच्चों को मुश्किल लग रही है। मैं ये लफ्ज ना बोलता तो मुश्किल ना लगती, आई बेट। अच्छा जी, ये मैंने इसलिए ओपन कर लिया कि ये मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा वाली बात नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा वाली बात है, ठीक है। और यहां पे मैंने एक अनटाइटल्ड पेज ओपन किया है, इसके अंदर मैं एंट्रीज करूंगा और उसके बाद फिर हम वहां से फिगर देखते जाया करेंगे। लेजर यहां मैं बना लूंगा, जो 10 मिनट में बने, बाकी डिस्कस कर लेंगे ना एंड पे, ठीक है। लेजर्स मैं बना लूंगा और उसकी कोई फिगर अगर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी तो वो सिर्फ ऐसे जाके देख लिया करेंगे। तो ये अब 3 शीट्स ऐसे चलेंगी मेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये ऐसे पढ़ रहे होंगे हम, ये हम कर रहे होंगे। जो चीज इनकम एक्सपेंडिचर में जानी है ना, वो देखने के लिए फिर यूं जाकर टिक कर दिया करेंगे, ओके। तो करने वाला काम कर लेते हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ शोइंग सेपरेटली रिजल्ट्स रिलेटिंग टू कैटरिंग सर्विसेज। तो ये भी रिक्वायरमेंट ही है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हमने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, यहां पे कुछ नहीं नजर आ रहा, फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में सब कुछ आ रहा है। फिर ये रिक्वायरमेंट ए है, वर्किंग डला हुआ था सोल्यूशन के अंदर, मैंने रिक्वायरमेंट ए इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग के अंदर आप कभी कभी देखते हैं कि इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह से निकली होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। यही काम का अल्टरनेटिव हम स्टॉक के अकाउंट से बनाते हैं, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। कभी वर्किंग में आ भी जाए तो उसको माफ कर देना, वो हम उस तरफ नहीं जाते होते, ठीक है। ये हिलती रहनी है सीट सारी, ओके। अच्छा जी, चलें जी, फॉर्मेट बन गया, इसको रिक्वायरमेंट कह लिया जी। अब सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सवाल में मुझे जिन जिन के बारे में बताओ। पॉइंट 8 में जिन जिन के बारे में, रेंट का लेजर मैं नहीं ओपन कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं ओपन कर रहा, क्रेडिटर का नहीं ओपन कर रहा, स्टॉक का ओपन कर रहा हूं। स्टॉक और स्टॉक ऑफ क्रॉकरी, अब पता नहीं ये 2 अलग अलग चीजें आ गई हैं, चलो खैर। स्टॉक किधर गया, और स्टॉक ऑफ क्रॉकरी। स्टॉक ऑफ क्रॉकरी का ओपनिंग बताइएगा जरा, खैर जाओ सीरी। स्टॉक ऑफ क्रॉकरी है ना, करो 1 मिनट, दोनों तरफ सवाल नहीं रहा। जब कहां पे है, हाँ करीब ही है, पास पेपर्स में, शुक्र है 883। अच्छा जी बच्चों, यहां पे थे हम, इधर क्लिक कर दें ताकि अब जाए ना कहीं, ओके जी। स्टॉक ऑफ क्रॉकरी मैंने कहा बता दो, तो स्टॉक ऑफ क्रॉकरी है 685 ओपनिंग 550 क्लोजिंग, ठीक है। तो 685 और 550। नेक्स्ट है क्रेडिटर, चलो क्रेडिटर भी बता दो, 1430 ओपनिंग है, यही है ना, ये है ना, 1430 ओपनिंग, 1430 ओपनिंग, 2330 क्लोजिंग। नेक्स्ट स्टॉक, ओनली स्टॉक लिखा हुआ है, पता नहीं अब ये दोनों फर्क क्या पढ़ते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, कोई मसला नहीं। 1940 क्लोजिंग, 2995, ठीक है जी। लो जी, लेजर बनते जा रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। ओ तुम कहां से आ गए, तुम तो एडजस्टमेंट में हो। अच्छा, उसके बाद हो गए जी, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया हमने, ये 3 मैंने लिखे हैं, बाकी 2 अब आपको क्या लिखवाऊंगा, लेजर भी बलाकू बनाने वाले थे, वो आप लिख लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद पॉइंट 9 में वैसा ही पॉइंट है जैसा वायलन वाला और सीरियस वाला, ठीक है, अगर हुआ तो। लेकिन यहां पे 2 ऑप्शन होंगे, आज वाले सवाल में 2 ऑप्शन है, मिस कोऑपरेशन निकालो ना निकालो, क्योंकि क्लियरली एक बात बताऊंगा वो लिखी नहीं हुई थी। लेकिन खैर, अब जो रिसेंट, ये पुराना सवाल है, रिसेंट सवालों में वो बातें कर देता है, इसलिए मसला नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ें, ये पॉइंट वही है, इंश्योरेंस अगर मिस प्रॉपरेशन हुई तो इंश्योरेंस को इन्वॉल्व करेंगे, 1000 रुपए उन्होंने माना हुआ है, अगर 1000 में सवाल कर रहे हैं तो, ठीक है, 1000 में कर रहे हैं हम। अच्छा, पॉइंट जी 8 हो गया। पॉइंट 7 में कहता है कुछ खर्चे हैं फ्रॉम पैटी कैश। ओ, तो ये क्या है फिर, ओ रिसीट पेमेंट इकट्ठा नहीं है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है वो नहीं बनाएंगे, कैश का अकाउंट नहीं दिया हुआ वो बनाएंगे। फिलहाल सवाल में नहीं पता ओपनिंग कितना है, लेकिन मैं उलट चल रहा था, तो चलो ये खड़का दो। ये भी ग्लास एंड क्रॉकरी 430, ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी 430, डेबिट और कैश क्रेडिट, यही बनेगा क्रॉकरी,
करो कैरी। नेक्स्ट, अब वेजेस वो मैं नहीं लिखवा रहा, वो आप वेजेस डायरेक्ट देख लो जाके, ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट जाएंगी, कोई एडजस्टमेंट इसकी है नहीं। ये देखो वेजेस पड़ी हुई हैं 1975, ठीक है ना। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, हाँ कैश क्रेडिट करा दो मुझे, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जी, कितने से 1975। नेक्स्ट जी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी डायरेक्ट जा रहे हैं, देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, कितना 290। नेक्स्ट है जी, रिपेयर टू स्नूकर इक्विपमेंट, ये देखो रिपेयर डेबिट, कोई लेजर नहीं है ना, रिपेयर डेबिट कैश एंड बैंक क्रेडिट 510। को मसला, ये सीधे सीधे खर्चे आगे, ये सोल्यूशन साइड पे करो जी। ये चारों पेमेंट्स मैंने फेंक दी, ठीक है। अच्छा, अगर यहां लिखा होता परचेजेस तो उसको कभी भी पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं लेना, यही तो बताना चाह रहा था, मैंने रूल लिखवाया था, जाके देखो। अगर बैंक की पेमेंट साइड पे परचेजेस नजर आए तो पेमेंट टू क्रेडिटर, और अगर कैश की पेमेंट साइड पे नजर आए तो वो पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं है, फिर वो कैश परचेजेस ही है। मजबूरी ये थी कि कैश और बैंक अक्सर इकट्ठा बन रहा होता था, तो वो बैंक वाला रूल पे रिसीट पेमेंट पे भी कैश एंड बैंक इकट्ठे वाले पे भी लग जाता है, ठीक है ना। ये जरा फर्क भी करना जरूरी था, अभी तो नहीं हो रहा था, कहीं पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन हो सकता है हो भी जाए पर्चे में। ये शरारत कर सकता है पर्चे में, बैंक दे परचेजेस लिखे, कैश की पेमेंट दे परचेजेस लिखे, आप दोनों को पेमेंट टू क्रेडिटर ले लो, नहीं ये गलत होगा। बैंक वाली पेमेंट टू क्रेडिटर होगी, कैश वाली कैश परचेज होगी, उसकी एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और उधार वाली की एंट्री होगी वो इन्वेंट्री अकाउंट से क्रेडिटर से निकलेगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, कहां थे हम, यहां थे हम। 0.7 भी हो गया, 0.8 भी हो गया, 0.6 है, 0.6 है, 0.6 में कहता है समरी ऑफ बैंक अकाउंट में ओपनिंग है, ये ओपनिंग जनरल फंड में जाएगा, ओपनिंग जनरल फंड में, ऐसा ही है। उसके बाद ओ माय गॉड, बैंक में सिर्फ डिपॉजिट आ रहा है, स्नूकर टेबल के पैसे, सब्सक्रिप्शन के पैसे, डोनेशंस के पैसे, कैटरिंग सर्विसेज के पैसे, ये सारे बैंक में नहीं आ रहे प्लीज, ये बैंक डिपॉजिट है, यानी ये एंट्री हुई है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। यानी जितने पैसे भी आते हैं, ये समझने वाली बात थी, जितने पैसे भी आते हैं स्नूकर टेबल के, जितने पैसे भी आते हैं सब्सक्रिप्शन के, डोनेशन के, कैटरिंग सर्विसेज के, वो पहले आते हैं कैश की दराज में, वरना यहां नामों से आते हैं ना, ठीक है। और बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो दराज में पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, खर्चे खुर्चे करने हो तो वो भी कर लेते हैं, खर्चे खुर्चे करने हो तो वो भी यहां से करते रहते हैं, लेकिन पैसे सारे यहां स्नूकर टेबल चार्जेस, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट डोनेशन, कैश डेबिट डोनेशन क्रेडिट, फिर आगे बिल्डिंग फंड के पैसे आए, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, कैटरिंग सर्विस की सेल हुई, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कुछ भी बैंक में नहीं जाना, फिर यहां से पैसे इकट्ठे हुए, खर्चे खुर्चे भी करते हैं, और फिर यहां से पैसे निकाले। ये एंड जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना, आपको समरी दी गई है भाई, पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट भाईजान, सारा साल पैसा रखे रखते हैं, लेने वाले ले जाएं, कभी भी नहीं। ये हो सकता है कोई लोग डेली जाके कैश बैंक में जमा कराते हो सकता है कोई लोग जहां हफ्ते बाद कराते हो, कोई महीने बाद, जब इतना कैश हो जाए जो लगे कि यार ये दुकान में छोड़ना सही नहीं है, तो दुकानदार जाते हुए बैंक में जमा करा देगा। तो वो तो साल में कई दफा हुई होगी एंट्री, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बिजली के बिल 12 आते हैं, यहां पे एक लिखा हुआ है, क्या एक बिल होता है? नहीं, ये समरी बना दी जाती है आपके लिए, सारे साल के जितने बैंक डेबिट कैश क्रेडिट हुए थे वो इकट्ठे करके आपको फिगर दी जाती है, सारे बिलों को इकट्ठा करके यहां लिखा जाता है, सारे रेंट्स को इकट्ठा करके यहां आपके लिए समरी बनाई होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि सारे पैसे कैश में इकट्ठे होते रहते हैं, कुछ खर्चे भी होते रहते हैं, और फिर कैश से पैसे बैंक में जाते हैं, और बैंक से पैसे कैश में भी आते होंगे, जो अलग अलग हो ना, तो ये पैसे आना जाना होता ही रहता है, ठीक है। तो ये पता लगा हमें कि ये स्नूकर टेबल, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और कैटरिंग सर्विस के पैसे कैश में आएंगे, फिर वहां से बैंक डिपॉजिट करते हैं, ओके। अब चलो, अब ये सामने नजर आ गया, तो इसकी एंट्री भी फरमा दें। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी? 0.5, 26,160.5 किस्तों में बताते हो आप, डन हो गया जी। अच्छा, ये सोल्यूशन मैंने नहीं देखा, सोल्यूशन नहीं देख रहा मैं तो अपना सोल्यूशन कर रहा था। ये लेजर बना नहीं रहा, क्यों? बैंक का लेजर ऐसे बना हुआ है, ओपनिंग है, डेबिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, तो क्यों बनाए? टाइम जाया करना, टाइम तो जाया करना, ठीक है। अच्छा, चलें आगे। ओपनिंग जनरल फंड में ओपनिंग जाना था, ये आ गया। आगे इंश्योरेंस की एंट्री आप कर लेंगे, लेजर हुआ तो लेजर में, नहीं तो डायरेक्ट। रेंट का लेजर है उधर, इलेक्ट्रिसिटी का गालिबन लेजर है उधर, परचेजेस लिखता है, बड़े आए तुम परचेजेस वाले, ये तो पेमेंट टू क्रेडिटर है। अब ये पेमेंट टू क्रेडिटर है, ठीक है। तो एंट्री बनी क्रेडिटर डेबिट, कितने से? 18,155 था गालिबन। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक कैश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, ये छोटे मोटे खतों किताबत के खर्चे, एक्सपेंस डेबिट, ये डायरेक्ट। विड्रॉल्स, हाँ, ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ड्राइंग क्या देना,
और जब सिंगल एंट्री का टॉपिक होता था ना, उसमें इस तरह से विथड्रॉल लिखता भी था, तब भी बच्चों को यही कहा जाता था कि विथड्रॉल, जब तक ये ना लिख विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूजर ड्राइंग कह ही नहीं सकते थे, वहां पे भी नहीं कहते थे। ये पैसे का बैंक में जाना, बैंक से आना, ये चलता रहता है। पैसे ज्यादा बन गए दराज में, ये तो साल पूरे का रिकॉर्ड है ना। किसी वक्त दराज में पैसे ज्यादा इकट्ठे हो गए, निकाले बैंक में जमा कर दिए। किसी वक्त जरूरत पड़ गई कैश की, बैंक से निकाले कैश की दराज में रख लिए। तो ये तो चलता रहता है सारा साल। तो विथड्रॉल का मतलब क्या है? विथड्रॉल का मतलब है कैश में गए बैंक से निकलकर, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट, कैश हमारा किधर गया? कैश डेबिट। तो बैंक से ये पैसे आए हैं कितने? 4232.5। हाँ, पैसे भेजते ज्यादा है, निकालते थोड़े थोड़े, ठीक है, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि कुछ पैसे तो कैश से वैसे ही हम खर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक अच्छी एडजस्टमेंट थी 10%, लेकिन इस जैसी एडजस्टमेंट हम कर चुके थे, ठीक है। 130 रुपए का ये बैंक में एंट्री, ये इसकी एंट्री ये पड़ी हुई है, ठीक है। स्नूकर टेबल, डेबिट, पेबल और बैंक क्रेडिट। बैंक में कितने पैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? ये 10% डिपॉजिट है। अब डिपॉजिट को हम एडवांस ही कहते हैं। अगर कितने गई एडजस्टमेंट है ऊपर, ये कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल एट जकम जनवरी वाज इतनी, कॉस्ट वाज इतनी, टेबल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर। शुक्र है इंस्टॉल 31 दिसंबर को है, डेप्रिशिएट तो नहीं करेंगे। लेकिन 10% डिपॉजिट ऑन न्यूली एक्वायर्ड टेबल वाज पेड इन नवंबर, बैलेंस इज पेबल इन अगला साल, एक्सपेक्टेड लाइफ। ये सारी इसी की बात हो रही है। यानी जो ऊपर एडवांस नजर आ रहा है वो इन टेबल्स के मद में है, ठीक है, ओके। और ये अगली लाइन तो, आखिरी लाइन तो वैसे ही आ गई ना, तो सब पे आपने अप्लाई कर दी, ठीक है। आखिरी लाइन सब पे अप्लाई नहीं करनी थी। भाई साहब मिट जा यार, प्लीज यार, हो गया, हो ज्यादा ही मिट गया जी, ओके। ये अगली लाइन तो सब पे अप्लाई होगी ना डेप्रिसिएशन के लिए। अब भाई साहब बैंक के अंदर नजर आया 10% एडवांस, जबकि वो कह रहे हैं कि ये स्नूकर टेबल इंस्टॉल हो गए। स्नूकर टेबल इंस्टॉल हो गए तो मतलब अब तो फिर एडिशन होना चाहिए ना, एंट्री तो होनी चाहिए स्नूकर टेबल डेबिट, ठीक है, और पेएबल फॉर स्नूकर टेबल क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। अब सिर्फ 130 ये है, ये 10% है। 100 निकाल लो, 130 अगर 10 है तो 100 कितना होगा? 1300। 1300 में से हमने 130 पे कर दिया, बाकी 1170, हाँ ये पेएबल है, ठीक है। तो स्नूकर टेबल में एडिशन कितना आएगा? 1300। पेएबल बैलेंस शीट में जाके देख लेना, और बैंक में ये टिक हो गया, ठीक है। मैंने कहा चलो ये भी साथ एडजस्टमेंट फटका ही दें। अब नहीं, शुक्र मैं लगा हंस गया फिर। लो जी, ये सारा बैंक हो गया टिक, साथ ही हमने ये भी कर दिया। जाहिर है डेप्शन तो आप खुद ही करेंगे, ओके। अब आते हैं ऊपर वाले 4 पॉइंट्स की तरफ। वैसे पहला पैरा भी पढ़ना चाहिए था। अकाउंटेंट इस दफा रिजाइन कर गया, हमने नहीं निकाला, ठीक है। और इमदाद साहब ने ये प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी संभाली और पता लगाया कि बुक्स ऑफ अकाउंट रिटर्न ही नहीं हुई जनवरी से। अब डाटा सारा ऐसे ही पूछ पाछ के गुजारा करना है हमने, ठीक है। अब वो कहते हैं आफ्टर सर्चिंग अवेलेबल रिकॉर्ड्स, डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज विद मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, ही वाज एबल टू गैदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमेटी कंट्रोल रिसीट्स रिलेटिंग टू स्नूकर टेबल चार्जेस विच टोटल्ड 3225। ये क्या है? इनकम, ठीक है। लेकिन हुई किस में है? बैंक में या कैश में? कैश में, ठीक है। अब इसकी डबल एंट्री होनी है, कैश डेबिट, जरा बताना। स्नूकर टेबल रिसीट्स, स्नूकर टेबल इनकम 322, ये कैश डेबिट और योर दोनों तरफ यही आ गया। ये वही डर था। सोल्यूशन कौन सा पे? हाँ, सरदान का डर है। तो आप लोग भी छेड़ते हैं मुझे, सरदान आ गए हैं। चुप करो, सरदान नहीं आएंगे, अभी बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। किधर गया यार, टेंशन से मतलब। ये देखो, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 3650। आगे ना पढ़ो, एंट्री 3650, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ये सब्सक्रिप्शन आ गई जी। ना हंजार इंसान हो, कहता है इसमें से 75 जो है वो अगले साल से रिलेट करता है। तो ये क्या है? वो पागल हो गया इस टाइम। क्लोजिंग एडवांस 75 डन। आगे बढ़े जी। 3000 डोनेट किया है किसी ने न्यू बिल्डिंग के लिए, और ये सम क्रेडिट कर दो बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट में। भाई ये उस स्टेज पे खड़ा है जहां से आप बहुत आगे निकल आए हैं। ये आई के अपने अटेम्प्ट में सिर्फ ये कहा था ये बिल्डिंग से रिलेटेड फंड आया स्पेसिफिक, तो बस एंट्री कर दो कैश डेबिट बिल्डिंग रिजर्व फंड क्रेडिट। ना कोई बिल्डिंग बनानी शुरू की थी, ना ये फैसला आया कि सीडब्ल्यू आएगा या नहीं आएगा, इसको छेड़ना या नहीं छेड़ना, ना कंप्लीट करवाई थी। तो आप तो अब मार्फत के और लेवल पे पहुंच गए हैं। सवाल में तो एडजस्टमेंट यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो 3000 की सिंपल एंट्री, बिल्डिंग ये कैश डेबिट 3000 से, अरे देखो बिल्डिंग रिजर्व फंड बैलेंस शीट में फंड्स के अंदर क्रेडिट, ओके, पूरा 3000 डन जी।
ओके, यहां पे लिख दिया आपने बिल्डिंग फंड। डन बच्चों, अब बोलो लास्ट। क्लब प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज 20% ऑफ सेल के ऊपर। स्टॉक एंड परचेजेस रिलेट टू दीज सर्विसेज। एक तो ये पता लगा कि यहां पर एक कैश ने आना है जो होगा कैटरिंग सेल्स का, ठीक है। पता नहीं कहां से निकले, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकालेंगे, जैसे भी करेंगे आप लोग, ठीक है। और अगली बात वो कहता है कि स्टॉक और परचेजेस रिलेट करती हैं दिस सर्विस यानी कैटरिंग सर्विस से। अब मसला यहां पे ये आया कि चलो परचेजेस तो मान लिया, स्टॉक तो दो तरह के आ रहे हैं, एक खाली स्टॉक, एक स्टॉक ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी वाले को साइड पे कर दो, उसने बोला है स्टॉक जो सिर्फ स्टॉक है वो कैटरिंग का है। तो फिर स्टॉक ऑफ क्रॉकरी क्या मुसीबत होगी? ये लाइक स्टेशनरी है। हाँ, आप एग्जेक्टिव क्लब के मेंबर हो, मैं आपको मिलने आऊं, आप शॉपर में चाय मंगवा के स्ट्रॉ डाल के पिलाओगे क्या? भाई क्लब को अपने लिए क्रॉकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे किसी दफ्तर को स्टेशनरी चाहिए, जैसे अस्पताल को हॉस्पिटल सप्लाईज चाहिए। बात समझने की कोशिश करें तो ये वही चीज है, लाइक स्टेशनरी, लाइक हॉस्पिटल सप्लाईज, लाइक ऑफिस सप्लाईज, यानी वही कंज्यूम्ड वाला काम है इसके अंदर। यानी ये वाले स्टॉक से यहां पे आपने लिख दिया, क्या था? कैश था, बैंक था, कैश था। यहां से कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकलेगी, क्रॉकरी कंज्यूम्ड निकलेगी। कोई टूट गई, पुरानी हो गई, तो ये एक्सपेंस बनेगा आपका, ठीक है, ओके सही। और ये वाली जो है, ये वाला जो स्टॉक है, ये स्टॉक परचेजेस यहां से निकलकर इधर आएंगी, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, मार्कअप मार्जिन से सेल निकलेगी। लेकिन अगली बात, अब आईकैप ने क्या किया ये सुन लें, और दूसरा ऑप्शन क्या ये सुन लें। सवाल सारा खत्म हो गया, ठीक है। इतना सही सवाल है, क्योंकि आप जिस लेवल पे आप पहुंच गए, सवाल अब आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आप कहते हैं तैयार नहीं, ये टॉपिक है, ये आसान है, तो तुम्हारे वाला ही क्यों मुश्किल है? जी सुनो, अब आईकैप ने ये कहा ओपनिंग भी नहीं है और सवाल में कहीं नजर नहीं आया तो क्लोजिंग भी नहीं है। इसका बैलेंसिंग गालिबन को 72,000 कितना आता है, देखो जरा, 7.2 समथिंग आता है। मैं ही देख लेता हूं, आपको क्यों कह रहा हूं भला, बताओ भला। 7242, ठीक है। अब आईकैप ने ये कहा कि जी ये 7242 ये क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। आप ये अज्यूम करना चाहो तो ये कर लो। इसमें फिर क्या होगा? आप कहोगे 1000 रुपया इंश्योरेंस क्लेम से आने, फिर 6242 एक्सपेंस हो गया और कैश क्रेडिट हो गया 7242 से। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो कह सकता है सर यहां पे ये तो नहीं लिखा होगा वो पैसे लेकर भागा है, तो हो सकता है ये 7242 पड़ा हो। तो अगर ये अज्यूम करना है तो फिर इसको जीरो अज्यूम कर लो, दोनों ही सही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप वो फिडिलिटी वाली एडजस्टमेंट को यूज करना सीखने के लिए इसको अज्यूम जीरो कर लेना और इसको एक्सपेंस डाल के, ताकि ये तीन सवाल एक जैसे हो जाएं। एक एग्जेक्टिव क्लब, दूसरा गालिबन वायलन क्लब और तीसरा सीरियस क्लब, ठीक है। इन तीनों के अंदर ये मामला था, ठीक है। तो सब कुछ आसपास से लेकर आया और ये बैलेंसिंग निकाल लिया, ठीक है। ठीक है जी, तो होमवर्क के अंदर मॉडर्ना वाला सवाल है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात नए टॉपिक के साथ। हाँ थोड़ा बहुत तो चलेगा एनपीओ, लेकिन शायद हम कल फ्रेमवर्क के रेशो को भी स्टार्ट कर पाएं, शायद ना भी करें, ठीक है। तो देखेंगे, उम्मीद है कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।